मान लो कि तुम एक इनविंसिबल एम्परर हो जो अपनी जनरेशन को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है बिना किसी खास अपॉर्चुनिटीज के, बल्कि तुमने अपनी जिंदगी में आने वाली सबसे कीमती अपॉर्चुनिटीज, एलिक्सर्स, टेक्निक्स, आर्टिफैक्ट्स सारे अपने 8 एम्प्रेसेस के अंदर डिवाइड किए ताकि वो सब तुम्हारे साथ कीप अप कर सकें। पर बात यहीं से बिगड़ने लगती है क्योंकि उसकी इन एम्प्रेसेस को ऐसा लगने लगता है कि इनका टैलेंट अपने एमसी से भी ज्यादा है और बस अपने एमसी ने ही इनको होल्ड बैक कर रखा है, और ऐसी कीमती अपॉर्चुनिटीज का लालच देके हम सबको अपने झांसे में फंसा के हमारी फ्रीडम को छीन लिया है। इसीलिए आज जब हमारा एमसी अपनी आखिरी ट्रिबुलेशन को पार कर सेजहुड को अचीव करने वाला था, तभी इन 8 ने कुछ ऐसा किया जिससे हमारा एमसी फेल हो जाता है। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती क्योंकि अपना एमसी और ये 8 की 8 एम्प्रेस आ चुके हैं हम अपने पास्ट के अंदर, जहां अब अपने एमसी ने कसम खाई है कि इस बार वो इन लोगों की कुछ मदद नहीं करने वाला और इनको पता चलेगा कि मेरे बिना इनकी औकात क्या है। वेल कहानी का सार तो मैं तुम लोगों को बता चुका हूं, तो चलो अब इस कहानी को डिटेल में शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1। हमें 9 हेवंस के सबसे ऊपर पिनिकल का सीन दिखाया जाता है। चारों तरफ हरियाली और खूबसूरत सीनरी है। एक काफी लग्जूरियस सेक्ट के दरवाजे के पास एक बूढ़ा आदमी कहता है कि आज हमारे 9 लाइफ वेनरेबल अपने डाव को साबित कर असेंशन के थ्रू सेजहुड को अचीव करेंगे और 9 हेवंस के अंदर अपनी वेल डिजर्व पोजीशन को अचीव करेंगे। ये हमारे और हमारे लोगों के लिए सच में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आज तुम लोग इस मोन्यूमेंटल फीट को अचीव होता देखोगे, ये तुम्हारा सबसे बड़ा फॉर्चून होने वाला है। तो चलो अब हम रिस्पेक्टफुली अपने हेवनली वेनरेबल 9 लाइफ को वेलकम करते हैं और चलो ट्रिबुलेशन को शुरू किया जाए। इसके इतना कहते ही दरवाजा खुलता है और अपना एमसी अपनी रानियों के साथ बाहर आता है। वेल ऑनेस्टली बोलूं तो टेस्ट बुरा नहीं है। पीछे से कुछ डिसाइपल्स एमसी का ये टोरा देख के थोड़े से रूड कमेंट करने लगते हैं, तो इनके एल्डर्स इन सब का मुंह बंद कराते हुए बताते हैं कि अपना मुंह बंद करो और अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट किया करो, वरना अगर इस बंदे की सटकी तो इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि ये अकेले के दम पे तुम्हारी पूरी क्लैंस को खत्म कर सकता है। पिछले समय में इसने याओ क्लैंस के साथ अकेले बैटल करी और पूरी डीमन डोमेन्स को अकेले के दम पे इनाइलेट करके रख दिया। सामने की तरफ ट्रिबुलेशन शुरू हो चुकी है और हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस ट्रिबुलेशन को चैलेंज करते हुए सीधा इसके सेंटर की तरफ ही आगे बढ़ने लगता है। सभी लोग ये देख के हैरान थे और तभी हमें दिखाया जाता है कि ट्रिबुलेशन के अंदर से कोई एल्डर फिगर बाहर आने लगता है। ये देख के हमारा एमसी भी हैरान हो जाता है। एक लड़की बताती है कि ये तो हेवनली वेनरेबल गूजिंग है जो सदियों से आ रही टॉप रैंक ट्रिबुलेशन है। पर एक एल्डर अब भी मानते थे कि हमारे 9 लाइफ वेनरेबल इनविंसिबल हैं। सामने से हमारा एमसी इन वेनरेबल से कहता है क्या हम बैटल शुरू करें। सामने से गूजिंग भी एकदम स्ट्रेट फेस के साथ कहता है चलो शुरू करो। तो ऐसे ही हमारा एमसी और ये वेनरेबल आपस में फाइट करने लगते हैं। इनकी फाइट की वजह से स्पेस भी सेटर होने लगता है और चारों तरफ धमाके और लाइट की आवाजें गूंजने लगती हैं। पर सामने एमसी की एम्प्रेसेस के अंदर फिक्र का नामो निशान नहीं है, बल्कि वो तो ये कहती है कि हम इस समय का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सामने से वेनरेबल गूजिंग दाओ ऑफ टाइम का इस्तेमाल करते हैं। एल्डर बताते हैं कि इस टाइम टेक्निक की वजह से वेनरेबल गूजिंग के क्लोन्स मल्टीपल टाइमलाइंस के अंदर ट्रेवल कर हमारे हेवनली वेनरेबल को हंट डाउन करेंगे और अगर एक भी टाइमलाइन के अंदर वो एमसी को हंट डाउन करने में सक्सेसफुल हो गए तो यहाँ एमसी की रियल बॉडी काफी ज्यादा घायल हो जाएगी। इस मूव को देख के एमसी की एक एम्प्रेस काफी ज्यादा एक इविल स्माइल देती है, पर सामने से अपना एमसी कहता है ये मूव सच में काफी ज्यादा अच्छी है, पर मैं आपसे ये माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि हर टाइमलाइन के अंदर मैं एक अनराइवल्ड एग्जिस्टेंस रहा हूँ। पर तभी हमें दिखाते हैं कि हेवनली वेनरेबल गूजिंग अपने एमसी के सारे टाइमलाइंस के अंदर उसे खत्म कर चुके थे और वो कहते हैं कि ये क्या तुम तो अपने ही मुंह से अपनी खाली तारीफें करते जा रहे हो। मैं तो ऑलरेडी हर एक एरा में तुम्हें खत्म कर चुका हूँ। मैंने हर टाइमलाइन से तुम्हें पूरी तरह से इनाइलेट कर दिया है। ये सुन के तो अपना एमसी को जोर का सदमा लगता है। वो काफी बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। गुजिंग बताते हैं कि तुम्हारी स्ट्रेंथ सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पर अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे अंदर यिन यांग दाओ डिवॉवरिंग गू ऑलरेडी अपनी जड़ें जमा चुका है। इसी की वजह से मैंने तुम्हें आसानी से हर टाइम में मार दिया। क्या तुमने इसके बारे में सच में कभी नोटिस नहीं किया? ये सुन के अपना एमसी भी कहता है क्या यिन यांग दाओ डिवॉवरिंग गू ये किसने मेरे आगे चाल चली है। फिर एकदम से उसको रियलाइज होता है और वो अपनी एम्प्रेसेस की तरफ देखते हुए कहता है क्या मुझसे ये मत कहना। वो जब सामने देखता है तो सारी की सारी एम्प्रेसेस एमसी को देख के बहुत जोर जोर से हंसती जा रही थी। हमें बताया जाता है कि ये स्पेसिफिक गू फॉर्मलेस और इंटेंजिबल होता है। इसे सिर्फ यिन यांग यूनियन के द्वारा ही इम्प्लांट किया जा सकता है। सामने वेनरेबल गुजिंग के पास टाइम की पावर है, इसलिए उन्हें एमसी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और वो कहते हैं कि इसका रिजल्ट तो साफ है। मैं जानता हूँ कि तुम गहरे सेंटिमेंट्स और लॉयल्टी वाले आदमी हो। बस ये शर्म की बात है कि जिन औरतों को तुमने अपनी पूरी जिंदगी प्यार किया उन्होंने ही अंत में तुम्हारे ही आगे चाल चली।
ये सुन के सामने से एक एम्प्रेस कहती है, क्या सेंटिमेंट, क्या लॉयल्टी, हम तो बस इसकी पावर की वजह से टेरराइज्ड होके रखे हैं। इसने हमें फोर्सफुली पोजेस किया और हमें सदियों से डोमिनेट किया है। दूसरी कहती है, सीनियर ब्रदर, क्या आपको फांग वुक्सी याद है? अगर यहाँ आप न होते तो मैं अभी उसके साथ अपनी अच्छी जिंदगी गुजार रही होती। फिर ये सब अब अपने ही हाथों से एमसी को मारने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगते हैं और सारे फैक्ट्स को उल्टा पुल्टा करते हुए खुद को राइचियस और अपने एमसी को ही डेविल बुलाने लगते हैं। ये देख के अपने एमसी की सटक जाती है। वो पूरे गुस्से के अंदर इन लोगों की तरफ देखता है और कहता है, मुझे मारोगे और वो भी बस तुम चूहे? मैंने तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट किया और मेरे बिना तुम में से कोई एक भी एम्प्रेस के टाइटल के आसपास भी नहीं पहुंच सकता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी इस अच्छाई का रिजल्ट ये धोखेबाजी होगी। वो इन एम्प्रेसेस पे हमला करना ही चाहता था, पर तभी पीछे से वेनरेबल गुजिंग उसके ऊपर चिल्लाते हुए अटैक करने लगते हैं, क्योंकि वो उसकी ट्रिबुलेशन है, ऐसे ही वो उसके लिए रुक थोड़ी सकते हैं। ये देख के सभी लोगों को बहुत जोर का सदमा लग रहा था, पर इधर अपना एमसी कहता है, चूंकि अब जबकि मेरी मौत पक्की है तो अब मैं तुम सबको अपने साथ लेके मरूंगा। ये देख के वो एम्प्रेसेस घबराने लग जाती हैं और चिल्लाती हैं कि वो अपने कल्टीवेशन बेस को ही डेटोनेट कर रहा है, ऐसे तो हम सबको ही ले मरेगा, भागो यहाँ से। पर सामने वाली एम्प्रेस चिल्लाती है, नहीं अब तो बहुत देर हो चुकी है। सामने से रूलर ऑफ टाइम वेनरेबल गुजिंग कहते हैं, ये रेचेड डिस्प्ले क्यों फेलो डाविस्ट, ये लड़ाई तो मुश्किल से सेटिस्फाइंग थी। तुम्हें हराना जब तुम पॉइजन हो रखे हो, ये तो बिना ऑनर की जीत है। तो अब मुझे तुम्हें एक और मौका देना चाहिए। फिर हमें दिखाते हैं कि वेनरेबल गुजिंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और एमसी और उसकी 8 एम्प्रेसेस को अपने टाइम के वर्लपूल के अंदर खींच ले जाते हैं और वो एक मुस्कुराहट देते हुए कहते हैं, चलो अब अगले राउंड के लिए इन्हें भी तुम्हारे साथ ही आने दो, इस बार मुझे डिसअपॉइंट मत करना। फिर हमें बताया जाता है कि हेवनली वेनरेबल गुजिंग टाइम एंड स्पेस रिवर्सल टेक्निक को अनलीश करते हैं और हमारे एमसी लुई और उसकी 8 फीमेल एम्प्रेसेस की आत्माओं को 50 साल पास्ट में पहुंचा देते हैं। तो अब हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं, जहां अपना एमसी पहुंच के काफी ज्यादा हैरान था और उसी के सामने थी उसकी पहली एम्प्रेस चूलिंग, फ्यूचर की 9 हेवंस स्वॉर्ड मेडन, जो अभी के टाइम पे बस एक सर्वेंट है। वेल बुरी तो नहीं है। पास्ट में आने की वजह से चूलिंग का सर चकरा रहा है और वो जैसे ही सामने अपने एमसी को देखती है, उसे एक जोर का सदमा लगता है और वो चिल्लाती है, डेड डेविल मास्टर। वो मनी मन चिल्लाती है, ये कैसे हो सकता है, क्या मैं पास्ट में आ गई, क्या वो सब कुछ सपना था? और सामने इसकी ऐसी भाषा सुन के अपना एमसी मुस्कुराता है और मनी मन सोचता है कि इसके इस रिएक्शन के हिसाब से जरूर ये भी पास्ट में आ गई है। परफेक्ट। हेवनली वेनरेबल गुजिंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक और मौका देने के लिए। फिर लुई अपने दोनों पैरों के मोजे उतारने लगता है। ये देख के स्वॉर्ड मेडन थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। फिर लुई हंसते हुए अपने पैरों को आगे करते हुए कहता है कि चल अब मेरे पैर धो। ये सुन के स्वॉर्ड मेडन को एक झटका लगता है, पर वो रिफ्यूज नहीं करती और सीधा एमसी के पैर धोने लगती है। और अपना एमसी यहाँ सोच रहा था, मैं इसकी पिछली हरकत का बदला लेने के लिए अभी से मार सकता हूँ, पर कभी कभी डेथ सबसे क्रूअल पनिशमेंट नहीं होती। अभी के टाइम पे ये मेरे प्रति गुस्से और नफरत से भरी हुई है। अगर मैं अभी इसे मार दूं तो इसे असली दर्द की गहराई का अंदाजा भी नहीं होगा। मैं इसे जीने दूंगा, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि ये सरवाइव करे, बस इसीलिए ताकि ये खुद पर्सनली एब्सोल्यूट मिस्ट्री ऑफ लाइफ को एक्सपीरियंस करे मेरे बिना। फिर वह एक इविल स्माइल देते हुए कहता है, इसमें से कुछ भी सपना नहीं था, हम सब वापस समय में आ चुके हैं। ये सुन के स्वॉर्डमैन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, एकदम शौक से चिल्लाते हैं, व्हाट, हम सब? अब मुझसे ये मत कहना कि। एकदम सही। लुई इसकी बात को काटते हुए कहता है कि हेवनली वेनरेबल गुजिंग की स्पेस टाइम टेक्निक हमें वापस समय में ले आई है। उस दिन जो शब्द तूने मुझसे कहे थे वो सब मुझे एकदम क्रिस्टल क्लियर याद हैं। ये सुनने के बाद भी स्वॉर्डमैन का घमंड नहीं कम होता और वो कहती है, तो अब? फिर लुई एकदम इविल स्माइल देते हुए कहता है, इनफ, तुम्हें फ्रीडम चाहिए ना, तो आज से और अभी से तुम आजाद हो। चैप्टर नंबर 2। लुई खड़ा होता है और एक ड्रॉर के अंदर से एक टोकन को बाहर निकालता है और पूछता है कि इसे ध्यान से देखो, ये क्या है? तो स्वॉर्ड मेडन हिचकिचाते हुए बताती है कि ये मेरा लाइफ टैबलेट है। तभी लुई इसका लाइफ टैबलेट को वहीं का वहीं जला देता है और कहता है, ये लो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट टैबलेट को जला दिया है, अब से तुम आजाद हो, अब जब चाहो तब तुम अपने चू स्वॉर्ड मेडन में वापस जा सकती हो। ये सुन के स्वॉर्ड मेडन हैरान तो थी, पर उसके बाद भी वो एकदम स्ट्रेट टोन में एमसी से कहती है, लुई, तुम्हारे पास 9 जिंदगियां थी, फिर भी तुमने अपनी पहली जिंदगी में खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का क्यों सोचा? पर लुई अब इससे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता था। वो गुस्से में इसकी तरफ मुड़ता है और कहता है, अपने काम से काम रख और दफा हो जाए यहाँ से। ये सुन के स्वॉर्ड मेडन भी यहाँ से जाने लगती है और कहती है, ठीक है, चूंकि हम सब अब रिबॉर्न हो चुके हैं तो मैं भी कसम खाती हूँ कि तुझे बहुत ही घिनौना अंत दूंगी। वो यहाँ से जाते हुए मनी मन सोच रही थी, लुई, मेरे पास इनेट स्वॉर्ड बॉडी है, अगर ये तेरी वजह से ना होता तो मेरी जिंदगी काफी ज्यादा ग्लोरियस होती। फिर वो यहाँ से बाहर निकलते हुए एकदम इमोशनल टोन में कहती है, फादर, मदर, ब्रदर, आपकी लिंगर अब वापस आ
रही है और पीछे से लुई इसको इतने इमोशनल तरीके से चू सॉर्ड मैनर की तरफ जाते हुए देख के एकदम इविल स्मेल देता है और कहता है एक बास्टर्ड फादर, एक सेमलेस मदर, एक ट्रेस ब्रदर और ये बेचारी लड़की। एक बार जब तुम वापस जाओगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि असली शैतान की गुफा किसे कहते हैं। इस जिंदगी में मैं एब्सोल्युटली इन्हें कोई दया नहीं दिखाऊंगा। इस जिंदगी में ये 8 औरतों की जंजीरें मुझे नहीं रोक पाएंगी और मैं डेफिनेटली इससे हाई रिलम के अंदर असेंड जरूर करूंगा। एमसी ने भी दरवाजा लगा ही था पर तभी एक लंबी टांग वन शॉट करते हुए दरवाजा तोड़ के लुई पे अटैक करने लगती है। इसे देख के लुई के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, फेरी रेड सिल्क। नहीं, इस जिंदगी में तो इसका नाम अभी सिर्फ यू होंगलिंग है। और हमें सामने दिखाते हैं दरवाजा तोड़ के वही लड़की लुई के पास आती है और गुस्से में उसका नाम चिल्लाती है। यू होंगलिंग तुरंत ही एमसी के ऊपर हमला कर देती है और चिल्लाती है कि आज मैं तुझे डेफिनेटली मार दूंगी। पर लुई भी इतना ताकतवर है जो बिना किसी टेक्निक का इस्तेमाल किए सीधा एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ता है और बीच हवा में ही उसकी टांग से उल्टा लटका लेता है। फिर एकदम से उसके करीब आते हुए एकदम डेडली टोन में कहता है कि तू अब भी मेरे ऊपर स्ट्राइक करने की हिम्मत करती है। और लुई ने इसे इस तरीके से लॉक कर रखा था जिससे ये लड़की बिल्कुल हाथ भी नहीं हिला पा रही थी और वो कहती है तू क्या क्या कर रहा है। पर लुई इसके साथ ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि इसका भी भाग्य ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला है। और वो कहता है कि आज तो खुद अपने हाथों से पहले मेरा दरवाजा फिक्स करेगी और अगर तू ये नहीं कर पाई तो मैं सीधा तेरी गर्दन मरोड़ के तेरी जिंदगी बाहर निकाल दूंगा। पर भले यहाँ होंगलिंग लॉक हो रखी है उसके बावजूद अपनी कांपती आवाज में कहती है मैं रिफ्यूज करती हूँ, अगर ये तेरी वजह से ना होता तो अभी के टाइम पे मैं फेंग वोक्सी के साथ होती। ये सुन के लुई हंसते हुए कहता है तो इस जिंदगी में भी अगर तुम उसे ढूंढने के लिए उम्मीद लगा के रखी हो तो तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा, है ना। ये सुन के इसकी टाइट फेस हो जाती है और वो एकदम कांपती आवाज में कहती है मैं फिक्स करती हूँ, मैं फिक्स करूंगी, प्लीज छोड़ो। फिर लुई तो इसकी गर्दन को और जोर से दबाता ही जा रहा था। वो मनी मन सोचती है डैम इट, इवन पास्ट लाइफ में आने के बावजूद मैं इसका कोई मैच नहीं हूँ। इसके हाँ करते ही लुई एकदम कीड़ मकोड़ों की तरह इसे पकड़ के सीधा नीचे फेंक देता है और कहता है तो काम पे लग जा और मेरे वापस आने तक अगर मुझे ये दरवाजा फिक्स नहीं मिला तो तू खत्म है। होंगलिंग जैसे तैसे करके खड़ी होती है और एमसी के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि लुई कम से कम हमारी पास्ट लाइफ में हम दोनों डाउ कंपेनियंस थे, तो मुझे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो। ये सुन के लुई बिना किसी इमोशन के एकदम डेडली टोन में कहता है वो तो पास्ट में था ना कि अब। इस जिंदगी में हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुन के तो होंगलिंग को भी एक जोर का झटका लगता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें काफी ज्यादा सुंदर से गार्डन वाले एरिया को दिखाते हैं जहाँ लुई भी चलता हुआ आ गया है। यहाँ भी एक काफी ज्यादा खूबसूरत एंजेलिक ब्यूटी बाई क्विलांग गार्डन का ध्यान रख रही है। ये लुई को यहाँ सेंस कर लेती है और सामने जब लुई की तरफ देखती है तो वहीं लुई बाई क्विलांग को अपना मास्टर बुलाते हुए उन्हें ग्रीट करता है। पर लुई को देख के बाई क्विलांग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो एकदम से पूछती है कि तुम्हारे पास अब सिर्फ एक ही जिंदगी क्यों बची है। अपने मास्टर को सवालात करता देख के लुई हिचकिचाने लग जाता है और वो अपना सर खुजाते हुए कहता है आपके इस डिसाइपल के पास स्किल की थोड़ी कमी है। एक कल्टीवेशन सेशन के दौरान अपने ब्रेक थ्रू को फोर्स करने के लिए मैंने अपनी 9 जिंदगियों को एक ही के अंदर मिला दिया, इसीलिए अब मेरे पास सिर्फ एक ही लाइफ है। ये सुन के बाई क्विलांग एकदम गुस्से में इसकी तरफ देखते हुए कहती है कि मैंने केओस यिन की पावर को सप्रेस करने का एक तरीका ढूंढ लिया है, तो हमारी पास्ट लाइफ में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उन्हें एक सपना समझकर भूल जाओ। हम एब्सोल्युटली ऐसी चीजों को दोबारा नहीं होने दे सकते। अगर ऐसे घटिया और ट्रेटरस थॉट्स तुम्हारे दिमाग में दोबारा आए तो मैं इस सेक्ट से तुम्हारा नामो निशान मिटाने के लिए एक पल को भी नहीं हिचकिचाऊंगी। तो लुई भी एकदम स्ट्रेट लुक के साथ कहता है कि ये डिसाइपल आपके शब्दों को अपने दिल में कार्व करके रखेगा। और वो मनी मन हंसते हुए सोच रहा था क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने कोई तरीका ढूंढ लिया है। अगर मैंने खुद उस केओस यिन पॉइजन को अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफर ना किया होता तो तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक टियान एम्प्रेस के तौर पे असेंड भी कर सकती थी। ओह, तो ये बाई क्विलांग भी एमसी की एक एम्प्रेस है जो पास्ट में यहाँ एमसी की मास्टर है। फिर अपना सीन चेंज होता है। एमसी एक पहाड़ी पे आगे बैठता है और कहता है नहीं, मेरा कल्टीवेशन बेस भी वापस से पीछे आके क्यूआई कंडेंसेशन रिलम की 5th स्टेज पे आ चुका है। लगता है कि मुझे दोबारा से सब कुछ ग्राइंड करना पड़ेगा। पुराने दोस्त, क्या तुम अब भी मेरे साथ हो। तभी एमसी के सामने एक सिस्टम की नोटिफिकेशन खुल जाती है जहाँ पर 3 ऑप्शन आ जाते हैं, कल्टीवेशन, रिडक्शन, इनलाइटमेंट। फिर एक रोबोटिक आवाज आती है, मैं यही हूँ होस्ट, आपको क्या चाहिए। ये आवाज सुन के एमसी रिलैक्स फील करता है और कहता है थैंक गुडनेस, तुम भी मेरे साथ ही चिपक के आ गए। पर वेट, क्या अब तुम्हें चलने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए। तो एक और डिंग करके आवाज आती है कि अब मैं खुद हेवनली डाउ बन चुका हूँ तो मुझे एनर्जी की क्या ही जरूरत। जो सुन के लुई कहता है हाँ बात तो सही है, पर हेवनली डाउ के तौर पे तुम कुछ ज्यादा ही रूथलेस नहीं हो। पूरे सदियों की सबसे खतरनाक टॉप टियर ट्रिबुलेशन को मेरे सर पे ही गिराना जरूरी था क्या। तो सामने से आवाज आती है बिल्कुल जरूरी था, आफ्टर ऑल तुम मेरे होस्ट हो तो मुझे तो तुम्हारे लिए अल्टीमेट चैलेंज तैयार करना जरूरी था। ये सुन के एमसी का सारा मुंह उतर जाता है और कहता है थैंक्स अ लॉट, चलो अब अपना कल्टीवेशन शुरू करते हैं। तो सिस्टम भी एमसी को इग्नोर करते हुए कहता है यू आर वेलकम। 9 लाइफ अनडाइंग हेवनली स्क्रिप्चर की
कल्टीवेशन शुरू की जा रही है। फिर अपना सीन चेंज होता है और अब हमें स्वॉर्ड मैनर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। हमें चू स्वॉर्ड मैनर के बाहर का सीन दिखाते हैं। यहाँ स्वॉर्ड मैनर थकी हारी काफी सारी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते काफी ज्यादा सुंदर तरीके से ऊपर चढ़ाई है। हफ्ते हफ्ते ऊपर चढ़ के कहती है फादर मदर मैं वापस आ गई। वो अपने घर के दरवाजे पे आके काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। पर इस मैनर का गार्ड जब इस लड़की को देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है क्या ये सच में एल्डेस्ट मिस है, ये वापस से यहाँ क्यों आ गई है। वो तुरंत इसको यहीं रोकता है और कहता है ये भिखारी कहाँ से रेंगता हुआ ऊपर आ गया है। इस चू स्वॉर्ड मैनर में तेरे जैसे कचरे के लिए कोई जगह नहीं है, दफा हो जाए यहाँ से। इस गार्ड के रिएक्शन को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस लड़की को बचाने के लिए यहाँ से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। पर ये रिएक्शन देख के स्वॉर्ड मैनर काफी ज्यादा कंफ्यूज जाती है और वो कहती है कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं इस घर की एल्डेस्ट मिस हूँ, मेरा नाम चूलिंग है। पर वो गार्ड जब देखता है कि हाथ से रोकने पर नहीं रोक रही है तो तुरंत ही अपनी तलवार निकाल लेता है और चिल्लाता है बेशरम ये जंगली चूहा कहाँ से आया, इसकी हिम्मत कैसे हुई जो ये एल्डेस्ट मिस का भेष बना के आया है। इसी पल दफा हो जाए यहाँ से वरना मेरी ब्लेड को दया ना दिखाने के लिए ब्लेम मत करना। ये सुन के स्वॉर्ड मैनर तुरंत ही आगे बढ़ के इसकी तलवार ही पकड़ लेती है और एकदम इमोशनल टोन में कहती है चूसी जरा मुझे ध्यान से देखो, मेरा चेहरा देखो, मैं चूलिंग हूँ। जब मैं छोटी थी तब तो तुम मुझे अपनी गोद में बिठा के भी खिलाते थे, तुमने मुझे कितनी बार कैंडीज भी दिलाई थी याद है। ये सुन के वो गार्ड एकदम से इसका हाथ झटकारता है और चिल्लाता है तेरे अंदर तो चू फैमिली की कोई ब्लड लाइन भी नहीं है, तू वापस क्यों आई है। और वो मनी मन घबराते हुए सोच रहा था क्या इसका दिमाग घास चढ़ने गया है। फाइनली जैसे तैसे करके ये लड़की इस डेविल के डेंस से एस्केप कर पाई थी, फिर भी यहाँ वापस आके क्या खुद को खुद की कब्र में फेंकने आई है। सामने से वो स्वॉर्ड मैनर अब भी जोर जोर से चिल्लाती जा रही थी भले ही मैं यहाँ चू फैमिली की कोई बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ, पर फादर और मदर ने मुझे खुद की फ्लैश एंड ब्लड की तरह ट्रीट किया है, नहीं उससे भी ज्यादा बेहतर तरीके से। तो पीछे वाला एक गार्ड समझ जाता है और वो चिल्लाता है ये तो सच में एल्डेस्ट में से चूलिंग वापस आ गई है। सामने वाला गार्ड सोचता है खत्म हो गया, अब ये सब कुछ खत्म हो गया। गार्ड के एक बार चिल्लाते ही इस चू स्वॉर्ड मैनर के लॉर्ड जो इस स्वॉर्ड मैनर के फादर भी हैं, वो अपनी बेटी की झूठी फिक्र दिखाते हुए आ जाता है। पीछे से उसकी वाइफ भी आ रही थी। इनके यहाँ आते ही वो लड़के तो तुरंत फादर के गले लग जाते हैं और चिल्लाते हैं फादर लिंगर अब वापस आ गई है। अपने फादर को गले लगाते ही वो तुरंत रोने लग जाते हैं। उसकी मदर भी झूठी फिक्र जताते हुए इसके आंसू पहुंचती है। वो ये पूछते हैं कि तू इतने समय से थी कहाँ। तो ये बताती है कि मुझे ग्रेट डाउस सेक्ट ने हॉस्टेज बना लिया था, उन लोगों ने मुझे आपसे कांटेक्ट भी नहीं करने दिया, पर मैं चुपके से वहां से भाग गई। अब मैं वादा करती हूँ मैं फादर और मदर को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। तभी पीछे से एक बंदा आता है जो स्वॉर्ड मेडन को देख के वहीं पर ही लड़खड़ाने लगता है। उसका गार्ड उसे संभालता है पर वो बंदा तो वहीं पे ही रोने लग जाता है और मनी मन सोचता है थैंक गुडनेस मेरी एस्केप गोट वापस आ गई, अब मैं डेफिनेटली बच जाऊंगा। और हमें पता चलता है ये है चू सेफाई चूलिंग की एल्डर ब्रदर, स्वॉर्ड मेडन का बड़ा भाई। ठीक है, चैप्टर नंबर 2। हमारा सीन चेंज जो कि लुयू की तरफ आता है। वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपनी कल्टीवेशन कर रहा था और बताया जाता है दी फर्स्ट हेवन जहां ग्रेट डाउ सेक्ट लोकेटेड है, ये सबसे कमजोर दुनिया है जिसके अंदर वर्ल्ड की कल्टीवेशन रिलम्स प्रीनेटल, पोस्टनेटल, ची गैदरिंग, ओरिजिन कोर, सेटरिंग इन्फेंट, वॉइड रिफाइनिंग, डाउ इंट्रीगेशन के अंदर डिवाइडेड हैं। अपनी पिछली जिंदगी के एक्सपीरियंस के साथ लुयू ने पूरे 15 दिनों तक कल्टीवेशन की जिसमें वो क्यूआई रिफाइनिंग के 5th स्टेज से 9th लेयर तक पहुंच गया। इसके बाद उसने तुरंत ही अपनी ओरिजिन कोर को बनाना शुरू कर दिया, पर अचानक से उसको कुछ तो अजीब सा अनकंफर्टेबल फीलिंग आने लगती है और एकदम से वो खून की उल्टी कर देता है और उससे खांसी होने लग जाती है। क्या क्या चल रहा है, मेरी बॉडी की सिर्फ आधी क्यूआई एनर्जी ही कोर फॉर्मेशन में मदद कर रही है, बाकी आधी तो एकदम पत्थर की तरह सख्त हो गई है। काफी ज्यादा छानबीन करने के बाद सिस्टम उसे बताता है कि डिटेक्ट किया गया है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर सेलेस्टियल रेजिडिटी पॉइजन है। ये सुन के लुई कहता है क्या सेलेस्टियल रेजिडिटी पॉइजन। उसकी हालत अब भी बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी, वो बार बार खांसता ही जा रहा था। उसके बावजूद वो कहता है ये जरूर दोबारा उन घटिया औरतों का ही काम होगा। बस यिन यांग डाउ डिवावरिंग गू से ही उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिली तो उन्होंने ये इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पे ये पॉइजन भी ऐड कर दिया। इन्होंने सच में ये सुनिश्चित किया है कि 9 जिंदगियां होने के बावजूद मैं दोबारा अपनी जिंदगी में पीक पर कभी ना पहुंच पाऊं। हाँ, पर उन्हें अब भी नहीं पता कि मेरे हाथों में अब भी एक हुक्म का इक्का है। वो अपना हाथ घुमाता है जिससे उसके सामने काफी बड़ी सिस्टम की स्क्रीन खुल जाती है जिसके अंदर कुछ तो अजीब सा लिखा हुआ था और वो कहता है सिस्टम क्या यहाँ इस पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने का कोई मेथड है। तो उसका सिस्टम बिल्कुल शांत आवाज में बताता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें बस ब्रेक थ्रू करके ओरिजिन कोर रिलम पे पहुंचना है और अपनी ट्रू ची का स्ट्रक्चर बदल के ट्रू एसेंस में कन्वर्ट करना है। इससे नेचुरली रेजिडिटी पॉइजन डिसॉल्व हो जाएगा। ये सुन के लुयू कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है क्या ओरिजिन कोर पे ब्रेक थ्रू करना होगा, पर अभी के तौर पे तो मैं अपनी बॉडी की सिर्फ आधी क्यूआई एनर्जी ही मोबिलाइज कर सकता हूँ। आधी एनर्जी सॉलिड हो जाने की वजह से ये तो इम्पॉसिबल है कि मैं ओरिजिन कोर रिलम पे ब्रेक थ्रू कर पाऊँ। फिर उसे कुछ याद आता है जिससे उसका चेहरा खिल उठता है और वो हंसते हुए कहता है वेट, मुझे अब याद आया, मैंने अपनी पिछली जिंदगी में एक बार परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल बनाई थी। उसे कंज्यूम करने से मैं फोर्सफुली ओरिजिन कोर रिलम पर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। हालांकि अभी के टाइम पे तो मैं वो पिल नहीं बना सकता क्योंकि परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल इनक्रेडिबली रेयर होती है। हाँ, पर मेरी पिछली जिंदगी में यहीं पर ग्रेट डाउ सेक्ट में ही मैंने एक परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल यूए
होंगलिंग को गिफ्ट की थी। फिर एकदम से वो गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ता है और एकदम डेडली टोन में कहता है, पर इस जिंदगी में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तभी सामने से किसी चीज को इस तरफ आता देख के यूए हैरान हो जाता है। वो जब उसकी तरफ देखता है तो हमें सामने दिखाया जाता है कि एक जायंट और लग्जूरियस दरवाजे के ऊपर एक पंजा से नीचे उतरता है और हमें पता चलता है कि एक क्रेन है। ये जोर से एक अनाउंसमेंट करता है, ये सुनो, ग्रेट डाओ सेक्ट की 92 जनरेशन डिसाइपल बाई क्विल लांग यूए होंगलिंग की अप्रेंटिस, वो क्यूआई गैदरिंग की परफेक्शन स्टेज पर पहुंच चुकी है। सिर्फ 1 महीना और 17 दिन के अंदर उसने ग्रेट डाओ सेक्ट के क्यूआई गैदरिंग रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इनाम के तौर पे उसे सुप्रीम ग्रेड रिटर्न टू ओरिजिन पिल्स की एक बोतल दी जाती है, 3 ट्रेजर आर्टिफैक्ट दिए जाते हैं, उसे ट्रू डिसाइपल की पोजीशन पर प्रमोट किया जाता है और 2 डिवाइन एबिलिटीज को सिलेक्ट करने का मौका दिया जाता है। ये सुन के लुई भी सोचने लगता है और कहता है, जैसा कि मैंने एक फ्यूचर एम्प्रेस से एक्सपेक्ट किया था, उसकी कल्टीवेशन स्पीड सच में टेरिफाइंग है। इवन मेरे सिस्टम की असिस्टेंस के साथ भी मैं उससे बस 2 दिन आगे हूँ। फिर एकदम से अपनी चोटी से छलांग लगा देता है और नीचे कूदते हुए कहता है, ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस माउंटेन से नीचे उतरते हैं तो सिस्टम उससे पूछता है, होस्ट आखिर तुम अब कहाँ जाने का सोच रहे हो? तो लुई नीचे उतरते हुए बताता है, एक वॉइड रिफाइनिंग एक्सपर्ट की कब्र के अंदर उस रिटर्न टू ओरिजिन पिल को दोबारा हासिल करने जो राइटफुली मेरी ही है। फिर हमारा सीन चेंज होता है ग्रेट डाओ सेक्ट से 500 किलोमीटर दूर एक जंगल के बीच स्थापित एक एंशिएंट टूम के अंदर। यहीं पर चलते चलते यो होंगलिंग भी अंदर आ चुकी है और वो मनी मन सोचती है, मेरी पिछली जिंदगी के मेमोरीज के हिसाब से यहाँ के लोग इस जगह को 1 महीने के बाद डिस्कवर करने वाले हैं। फिर होंगलिंग एकदम कॉन्फिडेंस में चलते हुए एक गुफा के अंदर घुसती है, वहां का दरवाजा खोलती है, एक गली से अंदर आगे बढ़ने लगती है और मनी मन सोच रही थी, इस जगह के सबसे ज्यादा कीमती ट्रेजर्स यहाँ छुपे हैं। इनके अंदर है 9 लाइव्स अनडाइंग हेवनली स्क्रिप्चर का एक फ्रेगमेंट और एक परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल। फिर वो तुरंत आगे बढ़ते उन ट्रेजर्स के करीब आती है और सबसे पहले एमसी की 9 लाइफ हेवनली स्क्रिप्चर को उठाते हुए बड़ी खुशी से कहती है, सीनियर ब्रदर इस बार मैं आपसे एक कदम आगे हूँ। पर जब वो स्क्रिप्चर को खोल के देखती है तो उसकी आंखें फटे की फटी रह जाती है। वो एकदम से काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और हमें दिखाया जाता है वहां पर ल्यूयू के हैंड राइटिंग में बड़े ही प्यार से लिखा है, डिच यू आर टू लेट। और वहां तो बड़े प्यार से आराम आराम से उसके लिए बहुत ही सुनहरी ड्राइंग्स भी की गई थी। ये देख के होंगलिंग कांपती है, आज में कहती है ये और एकदम से उस किताब को नीचे पटकते हुए चिल्लाते हैं, लुयू यू सन ऑफ अ पिच। और जैसे वो किताब को नीचे फेंकती है वैसे ही काफी सारी येलो कलर की गोल्डन लेजर लाइट्स एक्टिवेट हो जाती है और उसे चारों तरफ से घेरने लगती है। ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो एकदम से ऊपर देखते हुए चिल्लाती है, लुयू मुझे जाने दे यहाँ से। वैसे ही फालतू चिल्लाती रहती है पर उसकी सुनने के लिए यहाँ कोई नहीं था। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें 3 दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं। हमें दिखाया जाता है यू होंगलिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में अब एमसी के घर की तरफ आ रही है। एकदम से अंदर आते हुए लात मार के दरवाजा खोलती है और चिल्लाती है, यूए अपना पिछवाड़ा लेके यहाँ से बाहर निकल। और जैसा कि हम देख ही सकते हैं उसकी बॉडी पे काफी ज्यादा घाव इंजरीज हो रखी हैं, पर ये देखने से उतनी भी ज्यादा सीरियस तो नहीं लग रही है। इसी की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में इधर घुसाई है सीधा। और वैसे इस सीरीज में ज्यादातर लोगों के नाम मुझे सेम टू सेम ही नजर आ रहे हैं, तो मैं नाम थोड़ा बदलने का सोच रहा हूँ। इसका नाम है यू होंगलिंग, तो हम इसको गुस्सेल औरत बुलाएंगे। ये काफी ज्यादा परफेक्ट नाम है इसके लिए। ये गुस्सेल औरत सीधा एमसी का दरवाजा तोड़ती है, अंदर घुसने की कोशिश करती है और एमसी के ऊपर ही चिल्ला रही थी। पर तभी एक एनर्जी पाम अटैक आता है जो सीधा इसके पेट में लगता है और इसकी जोर से चीख निकलती है और ये दूर जाके खिसकती हुई यहाँ से जाती है और सीधा एमसी के घर के आंगन में ही जाके गिरती है। वो अपने दांत पीसते हुए आ ऊ करके चिल्ला रही थी, तभी सामने से एक आवाज आती है, क्या तेरी माँ ने कभी ये सिखाया नहीं कि किसी एक घर में एंटर करने से पहले दरवाजा खटखटाया जाता है? ये सुनने के बाद होंगलिंग काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और वो मनी मन सोचती है, लुई तू अब कुछ ज्यादा ही आगे जा रहा है, यहाँ तेरे सामने झुकने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। पर ये सब सिर्फ वो मनी मन कर सकती है क्योंकि रियलिटी में तो वो सिर्फ गुस्से के मारे अपने बाल ही चबा सकती है। पर यहाँ बात यह है कि इसे लुयू की जरूरत है, इसीलिए वो बड़े प्यार से खड़ी होती है और दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, सीनियर ब्रदर प्लीज दरवाजा खोल सकते हो क्या आप? तो अंदर से आवाज आती है, दफा हो जाए यहाँ से। ये सुन के गुस्सेल औरत को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फटाफट से बहुत जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हुए चिल्लाने लगती है, क्या तुमने उस टॉम के अंदर से परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल ली है? पर तभी कई सारे एनर्जी अटैक्स आते हैं जो सीधे दरवाजा खुल के इसी को ही हिट होते हैं। डायरेक्ट हिट की वजह से ये दूर उड़ती जाती है, पर एकदम से अपने बैलेंस संभालते हुए मनी मन सोचती है, अंदर ही रख, गुस्सा मत हो बिल्कुल नहीं। फिर एकदम से अपने दांत पीसते हुए कहती है, मैं तुमसे दोबारा पूछ रही हूँ, क्या तुमने उस टूम के अंदर से परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल ली? तो एमसी की शांत आवाज आती है, नहीं दफा हो जाए यहाँ से। ये सुन के इस गुस्सेल औरत को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने भी पावर्स बनाते हुए सीधा लुई के ऊपर अटैक करने के लिए टूट पड़ती है और चिल्लाती है, तेरे अंदर उसे लेने की हिम्मत है पर उसे लेना एडमिट करने की नहीं। लुई अब मैं तो उससे मौत तक लड़ूंगी। पर तभी उसके सामने एमसी की मास्टर आ जाती है और वो अपना ऑरा रिलीज करती है और होंगलिंग को वहीं पर ही रोक देती है और कहती है, होंगलिंग शांत हो जाओ। ये सुन के होंगलिंग का सारा गुस्सा चला जाता है और वो कहती है, मास्टर। फिर एकदम से वो घुटनों पे जाती है और एकदम बच्चों की तरह रोते और चिल्लाने लग जाती है, मास्टर उसने मुझे मारा। वो सिसकियां भरते हुए अपने मास्टर को और भी ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताती है। तो यहाँ पर इसकी मास्टर एमसी की तरफ मुड़ती है और कहती है, लुयू तुमने अपनी ही जूनियर सिस्टर पे हाथ
क्यों उठाया? वैसे मैंने पिछले एपिसोड में तुम लोगों से कहा था कि एमसी की ये मास्टर शायद उसकी पिछली जिंदगी में वाइफ रही होगी, पर शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि ना तो हमें अब तक कुछ बताया गया है इस बारे में और ना ही इसका रिएक्शन देख के ऐसा लग रहा है। उसकी मास्टर होने की वजह से शायद उसे इतना पता है कि एमसी के पास 9 जिंदगियां थी, अब उसके पास एक ही बची है, तो शायद वो अपनी 8 जिंदगियां बिता के काफी गुस्से के साथ यहाँ पास्ट में आ गया है। और बाकी स्टोरी हमें बाद में तो पता चली जाएगी, अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं। इधर जब इसकी मास्टर लुई से ये सवाल पूछती है तो लुई अपनी आंखें खोलते हुए गुस्से में कहता है वो बिना दरवाजा खटखटाए अंदर घुसी चली आ रही थी, इसके अंदर कोई मैनर्स है ही नहीं। तो उसकी मास्टर बड़ी आराम से होंगलिंग की तरफ जाती है और उसे उठाते हुए कहती है पर फिर भी आफ्टर ऑल ये तुम्हारी जूनियर सिस्टर है। चलो भूल जाओ। वैसे होंगलिंग तुम यहाँ लुई से क्या कराने के लिए आई थी? तो ये गुस्सैल औरत सीधा एमसी की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहती है कि उसने एक परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल ले ली है, इसके पास तो इसका कोई यूज भी नहीं है, इसीलिए मैं उसके साथ इसके बारे में कुछ ट्रेड करना चाहती थी। इसकी बात सुनने के बाद लुई की मास्टर उसकी तरफ मुड़ती है और कहती है लुई तुम्हारा एप्टीट्यूड एक्सेप्शनल है, तुम्हें तो एब्सोल्युटली परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल की कोई जरूरत नहीं है, क्यों ना तुम ये अपनी जूनियर सिस्टर को ही दे दो। अगर तुम्हें या किसी चीज की जरूरत हो तो मैं तुम्हें वो प्रोवाइड कर सकती हूँ। पर इतनी आराम से एमसी को समझाने के बावजूद लुई अब भी बिल्कुल एटीट्यूड में बैठा हुआ था और इससे कहता है माफ करना पर मुझे भी इस परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल की जरूरत है। ये सुनकर होंगलिंग एमसी की तरफ उंगली करते हुए चिल्लाती क्या बकवास कर रहे हो लुई, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि बिना तुम्हारी इस परफेक्ट पिल के मैं अपनी ओरिजिन कोर को कंडेंस नहीं कर सकती? इतनी चिल्ला चोट की वजह से अब लुई का भी कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है और वो नीचे उतरता है और अपने हाथ में वही रिटर्न टू ओरिजिन पिल को निकालता है और एक गहरी सांस छोड़ता है। ये देख के उसकी मास्टर खुश हो जाती है और कहती है देयर वी गो, दैट्स अ गुड बॉय। वो भी एमसी की तारीफ कर ही रही थी तभी एमसी एकदम से मुस्कुराता है और ही करते हुए एकदम से वो पिल सीधा अपने मुंह में डाल लेता है और अपनी मास्टर के सामने से चबाते हुए निकल जाता है। ये देख के उसकी मास्टर भी हैरान हो जाती है और कहते हैं लुई तुम। उसकी मास्टर इससे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी, पर ये देख के अब वो गुस्सैल औरत और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तुरंत ही पीछे मुड़ जाती है और चिल्लाती जाती है लुई तू बस देख मैं कैसे अपनी स्कैर्ड कोर को कंडेंस करूंगी और तुझसे अपनी इस बेइज्जती का बदला लूंगी। और अब ये दुश्मनी देख के उसकी मास्टर और भी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और वो गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर अब भी गुस्सा भरा हुआ है, पर क्या इतना एक्सट्रीम जाना जरूरी था? और यहीं उसके खूबसूरत मास्टर का डिसअपॉइंटेड चेहरे के साथ अपना सीन चेंज होता है और हमें चू सॉर्ड मैनर का सीन दिखाते हैं, जहां पर सॉर्ड मैडन को कोई चम्मच से खाना खिला रही थी और एकदम मीठी आवाज में कहती है लिंगर तुम्हारी मदर ने ये एमरल्ड राइस कोंगी खुद अपने हाथों से स्टीम की है, बस तुम्हारे लिए, जरा स्वाद लेके देखो क्या ये अच्छे बने। ये खाने के बाद सॉर्ड मैडन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो काफी ज्यादा भावुक होते हुए अपनी मदर से कहती है थैंक यू मदर, तुम्ही मुझे इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छे से ट्रीट करती हो, मैं इस जिंदगी में आपकी और फादर की साइड से कभी जुदा नहीं होना चाहती। ये सुनकर उसकी मदर नौटंकी करते हुए कहती है क्या सच में, क्या तुम्हारे खुद के बर्थ पेरेंट्स से भी ज्यादा अच्छे से? ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए कहती है कि वो तो मुझे जन्म देने के बाद ही गायब हो गए थे, ऐसा पॉसिबल भी कैसे है कि वो मेरे प्रति तुम्हारे और फादर के ट्रीटमेंट के साथ कंपेयर किए जा सके? ये सुनकर उसकी मदर हंसते हुए पीछे मुड़ जाती है और कहती है ठीक है तो चलो इतना काफी है, अब जल्दी करो और थोड़ा आराम कर लो। ये सुनकर सॉर्ड मैडन भी पीछे से बस हुम कर लेती है और इधर ये औरत मनी मन हंस रही थी, बहुत ही ज्यादा सनकियों की तरह हंसती जा रही थी। हम बच गए, हम फाइनली बच गए, हमारी पूरी फैमिली अब सेफ है। और पीछे सॉर्ड मैडन को बहुत जोर से नींद आने लग जाती है और वो एकदम हिचकिचाते हुए कहती है मदर मुझे अचानक से इतना ज्यादा नींद क्यों आ रही है? तो उसकी मदर मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ती है और कहती है कि अगर तुम्हें नींद आ रही है तो बस थोड़ा सो लो। पीछे सॉर्ड मैडन को इतनी जोर से नींद आने लग जाती है कि वो तुरंत ही बेड पे गिर जाती है और अपना सर पकड़ते हुए मनी मन सोचती है कितना अजीब है, मुझे अचानक से इतनी जोर से नींद क्यों आने लगी और मुझे ये इतनी अनकंफर्टेबल फीलिंग क्यों आ रही है? फिर एकदम से वो सीधी लेट जाती है और अपना ऑर्डर रिलीज करते हुए मनी मन कमांड देती है सर्कुलेट ग्रेट स्लॉटरर स्वॉर्ड स्क्रिप्चर। बताओ मेरे शरीर के साथ क्या गड़बड़ है? जो रिजल्ट उसे देखने को मिलता है उससे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो एकदम शौक के साथ मनी मन सोचती है क्या मुझे जहर दे दिया गया है? मैं ऐसे कैसे पॉइजन हो सकती हूँ? क्या ये हो सकता है कि वो एमरल्ड राइस कोंगी? इतना सोचते ही वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए अपना पेट पकड़ लेती है और मनी मन सोचती है इम्पॉसिबल, मदर ने तो वो पोरेज अपने ही हाथों से बनाई थी, वो मुझे क्यों नुकसान पहुंचाएंगी? तभी उसका दरवाजा खटखटाया जाता है और सामने से आवाज आती है लिंगर क्या तुम अभी तक सो गई हो? ये सुन के लिंगर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, वो कंफ्यूज होने लगती है। तो ये बिना सोचे समझे वो सीधा अपने पलंग पे लेट जाती है और अपने चादर से खुद को कवर करने लगती है और आंखें बंद करके एकदम ऐसा नाटक करने लगती है जैसे कि वो सो गई हो। और अचानक से उसके रूम का दरवाजा खुलता है, उसकी मदर कुछ 3 लोगों के साथ अंदर आती है और एक क्रीपी डरावनी आवाज में कहती है लो कम हो गया, पॉइजन ने भी अपना इफेक्ट करना शुरू कर दिया है, अब हम भी अपना काम शुरू कर
सकते हैं। और हमें दिखाया जाता है पीछे से उन तीनों लोगों में से एक बंदा तो उसका खुद का बेटा है, जो मुस्कुराते हुए अपनी मदर से कहता है, मदर जितना लोग कहते हैं आप सच में उतनी ही इम्प्रेसिव हो। दी ओल्डर दी जिंजर दी स्पाइसियर दी स्पाइस। इस कहावत का मतलब होता है अदरक जितनी ज्यादा पुरानी होती है उतनी ही ज्यादा उससे मसाला स्पाइसियर बनता है। इधर अभी दोनों ही माँ बेटे एकदम डेडली लुक देते हुए स्वॉर्ड मेडन की तरफ घूरने लगते हैं। मदर कहती है आ जाओ, इसे यहाँ से लेके जाओ और अपने ओल्ड एंसेस्टर को डिलीवर कर दो। ये सुनकर उसका बेटा भी एकदम डरावने तरीके से हंसने लग जाता है, पर इन्हें नहीं पता कि स्वॉर्ड मेडन को इनकी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर सुनाई देती जा रही हैं। और अपने ही माँ और भाई से ये डरावने शब्द सुनने के बाद लिंगर का तो मानो दिल ही टूट चुका था। उसे एक बहुत जोर का सदमा लगा था, उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। चैप्टर नंबर 4 हमें दिखाया जाता है कि दो सर्वेंट स्वॉर्ड मेडन को उठा के एक डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रहे थे और उन्हीं के पीछे स्वॉर्ड मेडन का पूरा परिवार भी चलता हुआ आ रहा था। तभी स्वॉर्ड मेडन का फादर एक सर्वेंट को बुलाता है और उससे पूछता है, क्या तुमने चूसी को ठिकाने लगा दिया? ये चूसी वही गार्ड है जिसने स्वॉर्ड मेडन को अंदर आने से शुरुआत में रोका था। तो उसका सर्वेंट बताता है, माय लॉर्ड हमने चूसी और उसके परिवार को पूरी तरह से ठिकाने लगा दिया, कोई सर्वाइवर नहीं बचा। उस सर्वेंट को याद करते ही इस मैनर लॉर्ड की भौहें खड़ी हो जाती हैं और ये इरिटेट होते हुए कहता है, एक्सीलेंट, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी इस ग्रैंड डिजाइन को खराब करने वाला एक सर्वेंट भी हो सकता है। फिर वो गुस्से में करते हुए तिरछी तिरछी नजरों से अपने बेटे की तरफ देखता है और कहता है, अगर ये अचानक खुद से भागते भागते वापस यहाँ अपनी जिंदगी खत्म करने ना आई होती तो यहाँ स्वॉर्ड सैक्रिफाइस में ऑफरिंग के तौर पे तू जा रहा होता। यहाँ तेरी जिंदगी बच गई तो अब इसे सबक के तौर पे लेना और दारू और नशे में अपने दिन बर्बाद करना बंद कर और थोड़ा अपने दिमाग भी इस्तेमाल कर। पर वो कहावत तो तुमने सुनी ही होगी, जैसा बाप वैसा बेटा। इसका बेटा अपने फादर के सारे सपनों को हवा में उड़ा देता है और एकदम चैन की सांस भरते हुए कहता है, हाँ फादर मैं गलत था, मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं अच्छे पूरे मेहनत से कल्टीवेट करूंगा। यहाँ इन लोगों को ये नहीं पता कि स्वॉर्ड मेडन यहाँ इन सब की सारी बातें सुनती जा रही है और वो ये देख के काफी ज्यादा रोने लग जाती है कि ये लोग कह रहे हैं कि मैं यहाँ अपनी जिंदगी खोने के लिए वापस आई हूँ, एक सेक्रीफाइस तो इस मकसद के लिए इन लोगों ने मुझे बड़ा किया। तभी पीछे से उसका ब्रदर उसे देख के लात टपकाने लगता है और एकदम डार्क लुक में कहता है, चूंकि अभी ये वैसे भी मरने ही वाली है तो क्यों ना मैं ही पहले इसके साथ थोड़े मजे कर लूं। इसमें मैं आधा ही घंटा लूंगा बस। पर ये सुन के गुस्से में थपाड़ा मारने की बजाय उसका बाप गुस्से में बस उसके कान पकड़ के खींचने लगता है और चिल्लाता है, किस तरह की घटिया बातें कर रहा है तू? अगर कुछ नहीं तो ये नाम के तौर पे तेरी बहन है। मेरे चू स्वॉर्ड मैनर की रेपुटेशन को कचरे में मत फेंक। जो सुनकर उसका बेटा आ ऊ करते हुए कहता है, डैड इसमें दर्द हो रहा है, रुको, वो तो बस दो मरे हुए स्लेव्स की पैदाइश है, नाम से हमारा खून का रिश्ता थोड़ी बन जाता है। पर ये सुन के स्वॉर्ड मैडन को एक और बड़ा सदमा लगता है और वो मनी में सोचती है, तो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स को इन्हीं लोगों ने मर्डर किया था। तभी स्वॉर्ड मैडन की मदर मुस्कुराते हुए उसके फादर के पास आती है और कहती है, कम ऑन, अब वैसे भी तो मरने ही वाली है, क्यों ना हम एक घंटे के लिए अपने बेटे को उसके साथ रहने देते हैं। तो उसका फादर इसकी तरफ देखते हुए कहता है, एब्सोल्युटली नॉट, हम ओल्ड एंसेस्टर की स्वॉर्ड रिफाइनिंग में जरा भी देरी नहीं कर सकते, वरना हमारी पूरी फैमिली उनका गुस्सा झेलेगी। पर अब स्वॉर्ड मैडन उसकी मदर को ही इतनी बुरी बातें बोलता देखती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो मनी में सोचती है, मैंने उसे अपनी पूरी जिंदगी अपनी खुद की मदर की तरह ट्रीट किया और फिर भी मेरे बारे में वो इतनी घटिया बातें भी बोल सकती है। अब वो रिग्रेट करने लगती है और मनी मन सोचती है, लुई क्या ये वो सच्चाई है जिससे तुम मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे? तो ये वो रीजन है जिसके लिए तुमने मुझे वापस अपने घर नहीं आने दिया था। वो अपने पास्ट सीन को याद करती है जहां वो लुई के साथ खतरनाक ट्रेनिंग कर रही थी, कुछ ज्यादा ही खतरनाक। और वो ट्रेनिंग करते हुए अपने एमसी से कहती है, यंग मास्टर मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मुझे अपने पेरेंट्स की बहुत ज्यादा याद आ रही है। पर अपना एमसी मुस्कुराते हुए इसे दिलासा देते हुए कहता है, वो तो तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी नहीं है, क्यों इतनी जल्दबाजी कर रही हो वापस जाने के लिए? जो सुन के स्वॉर्ड मैडन गुस्से के मारे अपना मुंह फुला लेती है और अपना मुंह मोड़ते हुए कहती है कि वो तो मुझे इतना अच्छे से ट्रीट करते हैं जितना कभी मेरे बर्थ पेरेंट्स भी ना करते। इसे ऐसे गुस्सा होता देख के लुई मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है चलो तुम तब तक इंतजार करो जब तक मैं अपनी उस स्वॉर्ड को रिफाइन करना कंप्लीट ना कर लूं, देन मैं तुम्हें खुद से तुम्हारे घर लेके जाऊंगा। जो सुन के ये लड़की एमसी के पास आती है और एकदम मीठी आवाज में कहती है, यंग मास्टर किस तरह की बकवास कर रहे हो आप? किस तरह की तलवार को रिफाइन होने में इतना ज्यादा टाइम लगता है? आप तो डेफिनेटली दोबारा मुझे किसी बच्चे की तरह बहला फुसला के यहीं पर रोकने की कोशिश कर रहे हो। फिर अपना सीन चेंज होता है जब स्वॉर्ड मैडन चू स्वॉर्ड मैनर में पहुंचती है तो वहां पर उसे उसका पूरा मैनर जलता हुआ दिखाई देता है। जो सुन के घुटनों पे जाती है और रोते रोते कहती है, डैड मॉम लिंगर को आने में बहुत देर हो गई। तब से ही उसके मन में लुई के खिलाफ नफरत भर जाती है और वो कसम खा लेती है कि लुई कमीने ये सब तेरी गलती है, मैं तो उससे इसका बदला जरूर लूंगी। यहाँ रियलिटी में उसे काफी ज्यादा रिग्रेट होने लगती है और वो मनी मन सोचती है, लुई तो जिस स्वॉर्ड की तुम बात कर रहे थे वो एक्चुअली एक डिमोनिक स्वॉर्ड है। इसके इतना सोचते ही अपना सीन चेंज होता है। इसी सेम टाइम पर अपना एमसीबी सिस्टम की हेल्प से ये पूरा का पूरा सीन एचडी क्वालिटी में देख रहा था और उसे भी इन सब की बातें सुनाई दे रही थी। जो सुन के यहाँ सामने से सिस्टम एमसी से कहता है, होस्ट ये तो सच में शर्म की बात है कि ये
इस टाइम पे बेहोश पड़ी है और इस चू फैमिली की बातें सुन नहीं सकती। सामने से लुई भी ये सब देख रहा था और वो सिस्टम की बात सुन के मुस्कुराने लगता है और हंसते हुए कहता है, हाँ, एक ग्रेट एम्परर रिलम से वापस पास्ट में आया हुआ व्यक्ति आखिर कैसे ही एक चिंदी से स्लीपिंग ड्रग के एक डोज से बेहोश हो सकता है। अभी इस मोमेंट पे वो बस इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए खुद ही रिफ्यूज कर रही है। तो सिस्टम लुई से पूछता है, होस्ट क्या आप उसे बचाने का सोच रहे हो? ये सुन के सामने से लुई एक कंफर्टेबल पोज लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, क्या उसे बचाऊं? उसे ऐसे सफर करता देख के मुझे अभी जो सेटिस्फेक्शन हो रही है इससे ज्यादा खुशी तो मुझे कहीं नहीं मिलेगी। फिर आखिर ये एक एम्परर रिलम की रिटर्नी है, उसे अब खुद को बचाने के लिए मेरी जरूरत नहीं। फिर अपना सीन चेंज होता है जहाँ पर ये सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं स्वॉर्ड फोर्जिंग ग्राउंड्स के पास। यहाँ पूरी चू फैमिली एक मेंशन के आगे आती है और सामने स्वॉर्ड मेडन को लेटा के उसी के पीछे घुटनों पे बैठ जाती है और आगे से स्वॉर्ड मेडन का फादर सामने बैठे अपने एंसेस्टर को ग्रीट करता है। मेंशन के आगे एक शैडो था जो धीरे धीरे करके विजुअल होने लगता है और हमें दिखाता है ये एक बूढ़ा है, चू केनसेंग, जो चू स्वॉर्ड मैनर का एक ओल्ड एंसेस्टर है। ये ग्रीटिंग्स सुन के अपनी आंखें खोलता है और सामने स्वॉर्ड मेडन की तरफ देखने लगता है और एक झलक इसकी बॉडी को निहारते हुए कहता है, एक्सीलेंट, अब इसे मेरे हवाले कर दो। फिर वो खड़ा होकर आगे बढ़ने लगता है और पीछे मुड़ के कहता है, शाओटियान और शेफे, तुम यहीं पर रहो और इस डिमोनिक स्वॉर्ड सेरेमनी को कंप्लीट होते हुए देखो। जो सुन के स्वॉर्ड मेडन का फादर और ब्रदर दोनों ही एंसेस्टर के सामने झुक के उसे धन्यवाद कहते हैं। फिर ये एंसेस्टर आगे बढ़ता है और किसी कोल्ड्रोन के अंदर आग जलाने लगता है। ये आग धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है और इसी कोल्ड्रोन के अंदर एक तलवार तैर रही थी। इस तलवार को देखने से तो कोई नहीं कहेगा कि ये कोई डिमोनिक स्वॉर्ड है, पर जैसे ही कोई इसके करीब आएगा तो इसका ऑरा फील करते ही कोई समझ जाएगा कि ये एक टेरिफाइंग और डिमोनिक एग्जिस्टेंस है। सामने से वो ओल्ड एंसेस्टर इसकी तरफ देखते हुए लालच भरी निगाहों के साथ हंसने लगता है और कहता है कि ये डिमोनिक स्वॉर्ड मेरे 30 साल से भी ज्यादा के लाइफ ब्लड को कंज्यूम कर चुकी है और अब बस एक फाइनल स्टेप बची है, फिर मैं इस डिमोनिक स्वॉर्ड को रिफाइन कर अपनी बना लूंगा। ये सुन के सामने से स्वॉर्ड मेडन का फादर हंसने लग जाता है और ओल्ड एंसेस्टर को कांग्रेचुलेट करते हुए कहता है, कांग्रेचुलेशन ओल्ड एंसेस्टर, जैसे ही आप इस डिमोनिक स्वॉर्ड को रिफाइन कर लोगे वैसे ही आप एक ही स्टेप के अंदर सैटरिंग इन्फेंट रिलम में असेंड कर जाएंगे। ये सुन के वो एंसेस्टर भी हंसने लगता है और अपना हाथ उठा के कहता है, चलो अब शुरू करते हैं। उसके हाथ घुमाने से काफी सारी फायर से कवर्ड ब्लैक तलवारें सीधा उस डिमोनिक स्वॉर्ड की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं। रिचुअल शुरू हो जाता है, वो डिमोनिक स्वॉर्ड भी इससे रिएक्ट करने लगती है। वो एंसेस्टर कुछ अजीब मंत्र पढ़ता है, फिर कहता है, सैक्रिफाइस टू दिस स्वॉर्ड। सामने से स्वॉर्ड मेडन का फादर खुद स्वॉर्ड मेडन को अपनी बाहों में लिए आगे बढ़ने लगता है और सीढ़ियां चढ़ के कहता है, आज तो हमारी चू क्लैन के लिए स्वॉर्ड सैक्रिफाइस के तौर पर सर्व कर रही हो। आखिर तुम्हें इतने सालों तक बड़ा करना फालतू तो नहीं गया? फिर वो बिना एक पल भी हिचकिचाए सीधा स्वॉर्ड मेडन को इसी फायर से भरे कोल्ड्रोन के अंदर फेंक देता है। स्वॉर्ड मेडन भी बिना किसी रेसिस्टेंस के इस कोल्ड्रोन के अंदर गिरती जाती है। ये सब देख के पीछे से उसका भाई एकदम से अपनी जुबान बाहर निकालते हुए आहें भरते हुए कहता है, क्या वेस्ट था, कितना ट्रेजिक वेस्ट था। पर सामने से स्वॉर्ड मेडन इस फायर कोल्ड्रोन के अंदर जाने के बावजूद मुस्कुरा रही थी। वो एकदम से रिएक्ट करती और अपने चेहरे पे एकदम टेरिफाइंग एक्सप्रेशन के साथ अपने मुंह से खून थूकते हुए सीधा उस डिमोनिक स्वॉर्ड की तरफ थूक देती है। उसका खून डायरेक्टली उस डिमोनिक स्वॉर्ड से टच होता है और एकदम से उसके अंदर से काफी ज्यादा फायर निकालने लगती है। डिमोनिक स्वॉर्ड की वाइब्रेशंस काफी ज्यादा तेज हो जाती है, वो खुद से ही अब रिएक्ट करने लगती है। ये देख के उसका फादर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और घबराते हुए कहता है, हाँ अब ये क्या चल रहा है? तभी उसके आंखों के सामने से ही वो डिमोनिक स्वॉर्ड ब्लरिंग स्पीड से गायब हो जाती है और इसी के आंखों के सामने वो स्वॉर्ड जाके स्वॉर्ड मेडन के हाथों में ही थम जाती है। वो अपनी एनर्जी से स्वॉर्ड मेडन को सपोर्ट करने लगती है, जिसकी वजह से वो भी इस फायर से भरे कोल्ड्रोन के अंदर फ्लोट करने लगती है। अब वो ऐसे ही फ्लोट करते हुए अपने चेहरे पे बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ इसी ओल्ड एंसेस्टर की तरफ देख रही थी। ये देख के ओल्ड एंसेस्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। सामने से उसका ब्रदर भी ये देख के काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो चिल्लाता है, डैड वो अब भी मरी नहीं। वो ओल्ड एंसेस्टर भी हैरान होते हुए कहता है, ये पॉसिबल भी कैसे है? तभी सामने से स्वॉर्ड मेडन एकदम से फुल स्पीड पकड़ती है और इसी ओल्ड एंसेस्टर की तरफ आगे बढ़ने लगती है। वो एक ही बार में इस ओल्ड एंसेस्टर की छाती में छेद करना चाहती थी। ये देख के ओल्ड एंसेस्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसकी आंखों में स्वॉर्ड मेडन का फिगर एकदम क्लियर दिखाई दे रहा था। वो तुरंत रिएक्ट करता है और अपनी स्लीव्स के अंदर से एक और ग्रीन स्वॉर्ड निकालता है और चिल्लाता है, डैम इट। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए इसे ब्लॉक करने को तैयार हो जाता है, पर जैसे उसकी स्वॉर्ड इसकी स्वॉर्ड से टकराती है, ओल्ड एंसेस्टर की तलवार तुरंत ही चकनाचूर हो जाती है और वो भी दूर जाके फिकाता है। ये देखने के बावजूद वो जोर से गुस्से में चिल्लाता है, तुम ऐसे डिमोनिक स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर वो कुछ और कह पाता उससे पहले ही स्वॉर्ड मेडन की तलवार किसी सांप की तरह जिगजैग घूमती और इसके
एलिक्सर को धड़ से अलग कर देती है। चारों तरफ उस ओल्ड एंसेस्टर का खून फैलने लगता है और इसी खून को अपनी तलवार से झटकारते हुए स्वॉर्ड मैडन कहती है, एक डिमोनिक स्वॉर्ड डीमंस को स्लॉटर करने के लिए बनती है। और इस समय वो काफी ज्यादा गुस्से में थी। रिग्रेट, एंगर, बिट्रेयल उसे अब अपनी फैमिली से घिनाने लग गई थी। उसने 2 जिंदगियों तक अपनी फैमिली का इतना इंतजार किया, इतना भरोसा किया, उन्हें इतना याद किया, फिर भी उसके प्यार का ये रिजल्ट पाके उसका दिल टूट चुका था। चैप्टर नंबर 5। अब स्वॉर्ड मैडन पूरे गुस्से के साथ अपने फादर की तरफ बढ़ने लगती है। सामने उसका फादर इतना ज्यादा घबराने लग गया था कि उसके पैर थर थर कांपने लगते हैं। वो तुरंत घुटनों पे जाता है और कांपती हालत में इसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, तुम सच में चूलिंग हो? नहीं, तुम लिंगर नहीं हो सकती। पर अब चूलिंग तो यहाँ पूरी तरह से गुस्से में पागल हो चुकी थी। वो अपनी किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए बिना किसी एक्सप्रेशंस के साथ सीधा इसकी तरफ आती है और कहती है, क्यों? मैंने तुम सबको मेरे सबसे करीबी रिश्तेदारों की तरह ट्रीट किया, फिर भी तुमने ये सब मेरे साथ क्यों किया? पर उसका फादर इसका सवाल इग्नोर करते हुए कहता है, लिंगर अब तो तुम कितनी ज्यादा पावरफुल हो गई हो, अब तो हमें तुम्हें किसी स्वॉर्ड को सेक्रीफाइस करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो अब साथ में घर चलते हैं, ठीक है? पर अब चूलिंग इसका असली चेहरा देख चुकी थी। वो पूरे गुस्से में अपनी तलवार निकालती है और कहती है, तू अपने घटिया मुंह से मेरा नाम लेने के लायक भी नहीं है। और अब बिना हिचकिचाए वो तुरंत अपनी तलवार घुमाती है और सीधा उसके फादर का सर हवा में उड़ जाता है। इस समय वो बिल्कुल किसी डीमन की तरह लग रही है जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी चीज को काट के रख देगी बिना किसी दया के। फिर चूलिंग पीछे मुड़ती है जहां उसका सो कॉल्ड ब्रदर खड़ा था। चूलिंग की निगाहें उसकी तरफ आते देख के उसका भाई काफी ज्यादा घबराने लग जाता है। वो एक कदम पीछे हटता है और चूलिंग इससे कहती है, अब रही बात तेरी, तू जानवर। तभी उसका भाई इसकी बात काटते हुए कहता है, हाँ मैं जानवर हूँ। वो तुरंत अपने घुटनों पे आके ऊपर नीचे सर पटकने लगता है और एकदम रुआने चेहरा बनाते हुए कहता है, बस मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट करो और मुझे जाने दो प्लीज, मुझे मारना मत। पर पलक झपकते हुए चूलिंग अपनी तलवार घुमा के उसकी गर्दनी उड़ा देती है और कहती है, तू तो एक कुत्ते से भी घटिया है। दूर खड़ी चूलिंग की मदर अपने बेटे और पति के भाग्य से अनजान सामने कुछ देख के कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि हमें दिखाते हैं सामने चूलिंग अपने हाथ में तलवार लिए अकेले स्वॉर्ड फोर्जिंग ग्राउंड से बाहर आ रही थी। इससे उसकी मदर थोड़ी हैरान हो जाती है और कहती है, चूलिंग तुम कैसे बाहर आई और बाकी सब कहाँ हैं? पर चूलिंग चुपचाप आगे बढ़ती रहती है और इसके बगल से गुजरते हुए कहती है, आखिर तुम किसकी बात कर रही हो? तो उसकी मदर कहती है, तो तुम्हारा फादर और ब्रदर, तुम्हारी फैमिली। ये सुनकर चूलिंग गुस्से में पीछे मुड़ती है और कहती है कि अब मेरी कोई फैमिली नहीं है। इतना कहते ही वो एक और बार प्लग झपकती है, अपनी तलवार घुमाती है और सीधा उसकी मदर की गर्दनी उड़ा देती है। पर इस बार उसके चेहरे से सारा गुस्सा, सारे इमोशंस, सारी रौनक गायब हो चुकी है। वो बिना हिचकिचाए कहती है, क्यों ना तुम उन्हें जाके ज्वाइन कर लो। इतना कहने के बाद वो पीछे मुड़ के इसके हाल भी नहीं देखती और सीधा आगे बढ़ते हुए कहती है, चू फैमिली में सभी लोग मरना डिजर्व करते हैं। फिर हमारा सीन चेंज होकर चू फैमिली की तरफ दिखाते हैं जहां पर एक तलवार फोर्सफुली जमीन में गड़ती है और हमें दिखाया जाता है चूलिंग ने चू फैमिली के सारे लोगों को मार दिया है। इतनी मेहनत के बाद चूलिंग काफी ज्यादा थक चुकी है, वो घायल भी लग रही है। वो अपनी तलवार के सहारे से घुटनों पे बैठी है और ये सारा ही सीन अपना एमसी सिस्टम की हेल्प से लाइव देख रहा है। ये सब देख के लुई कहता है, नॉट बैड, इसने तो चू स्वॉर्ड मैनर में एक भी आत्मा जिंदा नहीं छोड़ी, इवन इसने तो मुर्गियों को भी नहीं छोड़ा। फिर वो हाथ बढ़ा के कहता है, ठीक है चलो अब इसे बंद करो। वो अभी रिलैक्स होकर अपने बेड पे बैठा ही था, तभी उसका सिस्टम एमसी से पूछता है, होस्ट क्या तुम अभी ये देखना कंटिन्यू नहीं करने वाले? अभी एक सैटरिंग इन्फेंट्रिलम का एक्सपर्ट उसे मारने के लिए आने वाला है। ये सुन के एमसी मुस्कुराता है और कहता है, इसमें देखने वाला क्या ही है, वो ये सब कुछ डिजर्व करती है। फिर हमारा सीन चेंज होकर चूलिंग की तरफ आता है जहां पर उसने पूरा चू स्वॉर्ड मैनर को खत्म कर दिया है और फिर भी वो अपने घुटनों पे आगे कहती है, मैं गलत थी, मैं कितनी ज्यादा गलत थी। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो काफी ज्यादा रिग्रेट करने लगती है। फाइट की वजह से उसके कपड़े भी फट चुके थे, वो काफी ज्यादा घायल भी लग रही थी। तभी हमें दिखाते हैं वहीं वो सैटरिंग इन्फेंट्रिलम का एक्सपर्ट इसकी तरफ आने लग गया है। वो चूलिंग को देखता है, उसे देखते ही उसके चेहरे पे काफी ज्यादा इविल स्माइल आने लगती है। यह है रेवरेंड ली जियान। चूलिंग और डिमोनिक स्वॉर्ड को देख के इसके मुंह से लार टपकने लगती है। लालच इसकी शकल पे साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो सामने की तरफ घूरते हुए कहता है, ये डिमोनिक स्वॉर्ड ये एक्चुअली कंप्लीट है। फिर वो हंसते हंसते अपनी तलवार निकालता है और चिल्लाता है, चूंकि ये स्वॉर्ड तुम्हें बस दर्द ही पहुंचा रही है तो अब मुझे मौका दो इस दर्द से तुम्हें आजाद करने का। वो फुल स्पीड में चूलिंग की तरफ अपनी तलवार घुसाता है। चूलिंग भी बस अपनी तलवार को साइड कर लेती है, मानो उसने अपनी मौत को एक्सेप्ट ही कर लिया हो। पर ली जियान एकदम से उसके गले पे अपनी तलवार लाके वहीं रोक देता है। वो जब सामने देखता है तो सामने से चूलिंग ने बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं किया था। चूलिंग की शकल से ये सब पता चल रहा है कि उसने अपना सब कुछ खो दिया है। अगर थोड़ी
थोड़ी देर के बाद वो बार बार अपनी पलक न झपका रही होती तो उसके चेहरे पे जिंदगी का कोई नामो निशान न देख के सभी लोग यही सोचते हैं कि वो मर चुकी है। लीजियांग हंसते हुए कहता है, हाँ ये रिएक्ट नहीं कर रही। वो एक और बार अपनी तलवार उठा के वापस से नीचे लाता है, उसके बाद भी उसे रिएक्ट करता ना देख के वो हंसने लगता है और कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था ये पूरी तरीके से अपना दिमाग खो चुकी है। चुलिंग ने भी अपनी तलवार जमीन पे रख दी थी, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। ये देख के लीजिंग सनकियों की तरह हंसने लगता है और कहता है, अब से ये डिमोनिक स्वॉर्ड मेरी होगी तो अब तू मर सकती है। पर इस बार जैसे उसने पूरी किलिंग एंट्रेंट रिलीज करते हुए अपनी तलवार चलाई थी वैसे ही चुलिंग एक पल के लिए रिएक्ट करती है और अपनी तलवार उठा के सीधे इसकी अटैक को ब्लॉक करती है। पर यहाँ चुलिंग की तलवार से इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि वो पूरी तरीके से इसे ओवरवेल्म कर देती है। इसके इम्पैक्ट की वजह से इसके सारे के सारे कपड़े फट जाते हैं और वो दूर जाके फिकाता है। उसके हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है और बस वो दर्द में कराते हुए चिल्लाता है, ये लड़की ये तो बस ओरिजिन कोर रिलम पर है, फिर भी इसके पास इतनी खतरनाक स्वॉर्ड स्किल्स कैसे हो सकती हैं। और सामने हमें चुलिंग को दिखाते हैं, उसका चेहरा पूरी तरह से बेजान लग रहा था। वो भी अपनी शकल पे बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ नीचे ही देखती जा रही थी और वो आदमी कहता है, ये लड़की जरूर कोई मैसिव सीक्रेट छुपा रही होगी। मुझे नहीं लगा था कि इस डिमोनिक स्वॉर्ड के साथ मुझे एक और बोनस मिल जाएगा। वो चुलिंग की तरफ ऐसे घूर ही रहा था, तभी अगले ही पल चुलिंग खड़ी होती है और सीधा पीछे की तरफ भागने लगती है। ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान और कंफ्यूज हो जाता है, अभी तो ये लड़की बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रही थी, फिर अब ये कैसे भागने लगी। तुरंत वो नंगू पुंगू अपनी मोटी तोंद लेके चुलिंग का पीछा करने लगता है और चिल्लाता है, हे यहाँ से भागो मत, अच्छी बच्ची बनो और लीजिंग के पास आओ, लीजिंग एक गुड पर्सन है। पर चुलिंग घायल होने के बावजूद यहाँ से भागती जाती है और मनी मन बस ये एक ही लाइन दोहराती रहती है, मैं गलत थी, मुझे प्रायश्चित करना होगा, मैं गलत थी, मुझे प्रायश्चित करना होगा। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है। इसी के साथ अपना सीन चेंज होकर लुई की तरफ आता है, जहाँ ये गुस्सैल औरत लुई के घर के दरवाजे को बार बार खटखटाते हुए चिल्लाती है, लुई तुरंत यहाँ से बाहर आ। फिर वो दोबारा लात मारने के लिए अपनी टांग उठाती है और चिल्लाती है, अगर तू बाहर नहीं आया तो मैं अंदर आ रही हूँ। पर वो जैसे ही अपनी टांग उठाती है वैसे ही उसे पिछली बार वाली बात याद आ जाती है कि पिछली बार ऐसा करने से उसके साथ क्या हुआ था। ये याद करके वो बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करती है और मनी मन सोचती है, ठीक है। वो बाहर ही खड़े होकर चिल्लाती है, लुई मैंने वो सारे कीमती पिल्स एंड ट्रेजर्स का इस्तेमाल किया, उसके बावजूद मैं सिर्फ हेवन ग्रेड की कोर ही क्यों फॉर्म कर पाई? उनके बिना भी मैं कम से कम एक सेंट कोर को तो फॉर्म कर ही सकती थी। हमें अंदर रूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लुई बड़ी ध्यान लगा के अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। बाहर से वो गुस्सैल औरत अब भी चिल्लाती जा रही थी, लुई क्या तूने जानबूझ के मेरी कल्टीवेशन को सैबोटाज किया है? तू एक पेटी विलन है, यू स्कमबैग। उसने एमसी के रूम के बाहर बिल्कुल भिंडी बाजार की तरह शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया था। इतना सब सुनने के बावजूद एमसी को अब भी ध्यान से कल्टीवेशन करता देख उसका सिस्टम इससे कहता है, होस्ट वो इतनी बुरी तरह से तुम्हारी इंसल्ट करती जा रही है, क्या तुम बस इसे सुनते ही रहोगे? पर लुई अब भी अपना ध्यान भंग किए बिना अपनी कल्टीवेशन पे फोकस करते हुए कहता है, मेरे कानों को ब्लॉक कर दो, मुझे अभी अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करना है। इस जिंदगी में मुझे सेजहुड अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब ऐसी शोर शराबा चलते रहता है और हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं। इतना शोर शराबा सुन के एमसी की मास्टर भी यहाँ आ जाती है। वो इस गुस्सेल औरत को इतना जोर जोर से चिल्लाता देख के कहती है, होंगलिंग ऐसे चिल्लाना बंद करो, आखिर तुम्हारे हेवन कोर से लुई का क्या ही लेना देना हो सकता है? अब पीछे से अपने मास्टर को ऐसा आता देख के वो भी थोड़ी हैरान हो जाती है। फिर वो अपना सर झुका के कहने लगती है, पहले जब भी मैं किसी ब्रेक थ्रू पॉइंट पे पहुंचती तो ये मुझे अच्छे खासे ट्रेजर्स और पिल्स देता ताकि मैं उस ब्रेक थ्रू को परफेक्टली कंप्लीट कर सकूं। पर इस बार मैंने खुद के दम पे काफी सारे पिल्स एंड ट्रेजर्स को ढूंढा अपने परफेक्ट ब्रेक थ्रू के लिए, पर इन एलेक्सर्स ने तो मेरी ट्रू क्यूआई को कंप्लीटली खराब करके रख दिया। इसकी वजह से मैं सिर्फ हेवन कोर ही बना पाई। ये सुनकर उसकी मास्टर थोड़ी हैरान हो जाती है और वो थोड़ी गुस्से वाली आवाज में कहती है, क्या बकवास कर रही हो? लुई जो तुम्हारे लिए पहले ट्रेजर्स ढूंढ के लाता था उन्हें वो तुम्हें देने से पहले काउंटलेस बार रिफाइन करता था, जिसकी वजह से उन ट्रेजर्स की क्वालिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती थी। हर ट्रेजर को रिफाइन करने के लिए वो अपने पूरे दिल और जान से मेहनत करता था। आखिर तुम ऐसी उम्मीद भी कैसे कर सकते हो कि तुम कुछ रैंडम चीजों को मिक्स करके वो पुराना रिजल्ट हासिल कर पाओ? अब ये सुन के होंगलिंग को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो थोड़ी नर्वस होने लगती है और हिचकिचाते हुए कहती है, तो आप कह रहे हो कि हर बार लुई ने मेरे हर ब्रेक थ्रूज को कई 100 बार टेस्ट किया था? अब वो थोड़ा हेजिटेट करने लगती है, तभी उसकी मास्टर उसके पास आती है और बड़े प्यार से कहती है, हम सातों में किसे नहीं पता कि लुई तुम्हारी उसकी यंगेस्ट सिस्टर की सबसे ज्यादा परवाह करता है। क्या तुम सच में अंधी हो? क्या तुम्हें ये दिखाई भी नहीं देता? फिर उसकी मास्टर उसके बहुत पास आती है और उसकी प्यार भरी टोन गायब हो जाती है और वो एकदम सीरियस अंदाज में कहती है, अब मैं तुमसे कह रही हूँ कि जाके अपने सीनियर ब्रदर से माफी मांगो।
अभी। ये सुन के इस गुस्सैल औरत का गुस्सा दोबारा भड़क जाता है। वो 2 कदम पीछे हटती है और एकदम से चिल्लाने लगती है, नो वे, यही वो बंदा है जिसने मुझे फांग वुक्सी से अलग किया था, फिर इनडायरेक्टली उसे मरवा दिया, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। ये सुन के उसकी मास्टर भी थोड़ा गुस्सा हो जाती है और वो आगे बढ़ते हुए अपना हाथ घुमाती है और कहती है, ठीक है, अगर तुम माफी नहीं मांगना चाहती तो अभी के अभी माउंटेन के पीछे चली जाओ, खुद अपने कर्मों के बारे में सोच के अपनी गलती पहचानो, जब तक तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं आता तब तक तुम वहीं रहोगी। उसके मास्टर के हाथ घुमाने से एक जोरदार हवा की लहर निकलती है जो होंगलिंग को उड़ाते हुए माउंटेन के पीछे ले जाने लगती है। ये देख के होंगलिंग कहती है, भले मुझे बैक माउंटेन में ही क्यों ना रहना पड़े पर मैं इससे तो माफी कभी नहीं मांगूंगी। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें दिखाते हैं कोई नंगे पांव चलते चलते अपनी तलवार के सहारे से सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था और हमें पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि चूलिंग ही है। वो अपने डिमोनिक स्वॉर्ड के सहारे से एमसी के माउंटेन की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते बहुत ही जोर से हांफती जा रही थी। वो सामने एमसी के घर की तरफ देखते हुए कहती है, ग्रेट डाओ सेक्ट। इस बार इसकी आवाज में वो रिजेंटमेंट, वो गुस्सा नहीं था बल्कि बस एक नमी और रिग्रेट सी थी। वो बस हांफते हांफते बार बार लुई के कोर्टयार्ड की तरफ ही देखती जा रही थी। चैप्टर नंबर 6। थोड़ी देर तक सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उसे सामने से एक लेडी नोटिस करती है, किसी को बड़े धीमे धीमे चढ़ते हुए देख के यहाँ पर वो कहती है, कौन है वहाँ पर, क्यों आए हो तुम यहाँ? पर जब यहाँ चूलिंग देखती है कि उसे किसी ने नोटिस कर लिया है तो वो काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाती है। उसकी पूरी टेंस बॉडी थकान के मारे वहीं रिलैक्स होकर नीचे गिर जाती है। उसका सर चकराने लगता है और वो बेहोश होने ही वाली थी, पर उससे पहले वो हिम्मत जुटा के बाइलिंग पीक लुई मैं चूलिंग, बस इतना कह के बेहोश हो जाती है। सामने खड़ी सीनियर सिस्टर किसी को ऐसे बेहोश होता देखती है तो वो तुरंत भागते हुए इधर आती है, पर वो जैसे ही चूलिंग तक पहुंचती है तभी ऊपर से एक आवाज आती है, वहीं रुक जाओ फेलो कल्टीवेटर। ये सुन के ये लेडी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो थोड़ी कंफ्यूजन में ऊपर देखती है, तभी रेवरेंड ली जियांग उड़ते हुए सीधा इसी के सामने नीचे आते हैं और मुस्कुराते हुए इससे कहते हैं, फेलो दाविस्ट, मैं इस वाइल्ड क्रिएचर को काफी लंबे समय से हंट करता आ रहा हूँ, ये तो गलती से यहाँ आ गया। मेरी ग्रेट डाओ सेक्ट की मैजेस्टी को डिसरिस्पेक्ट करने की कोई इंटेंशन नहीं है, मैं इस घटिया क्रिएचर को इमीडिएटली यहाँ से हटा देता हूँ। पर वो जैसे ही चूलिंग की तरफ हाथ आगे बढ़ाता है तभी ये सीनियर सिस्टर अपनी तलवार निकाल लेती है और इसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, इतनी भी क्या जल्दी है, क्योंकि इसने बेहोश होने से पहले मेरे खुद के सेक्ट मेंबर्स के नाम बोले थे तो मैं वापस जाके पहले इसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना चाहूंगी। जब सीनियर ब्रदर लुई इसे नकार दें तभी आप इसे यहाँ से ले जा सकते हैं। वो पीछे मुड़ के एक डिसाइपल को बुलाती है और इससे कहती है, तुम इस पे अच्छे से नजर रखना और मेरे वापस आने से पहले इन्हें इसे यहाँ से ले जाने मत देना। जिसपे वो डिसाइपल भी इन्हें सैल्यूट मारते हुए कहता है, हाँ मैं समझ गया। फिर हमारा सीन चेंज होके बाइलिंग पीक पे लुई के कोर्टयार्ड के अंदर आता है। ये सीनियर सिस्टर लुई के कोर्टयार्ड के सामने आके कहती है, जूनियर ब्रदर लुई, माउंटेन गेट पे आके एक औरत बेहोश हो गई है और वो औरत खुद को चूलिंग बुला रही है। वो काफी ज्यादा इंजर्ड है और उससे कोई पीछे से हंट भी कर रहा है, क्या आप उसे जानते हैं? तो अंदर से आवाज आती है कि कौन है वो? तो बाहर से ये सीनियर सिस्टर एकदम सीरियस आवाज में कहती है, चूलिंग। ये सुन के लुई थोड़ा सोचता है और फिर कहता है कि नहीं, मैं उसे नहीं जानता। अंदर लुई अभी अपने फोकस को ब्रेक नहीं करता और अपनी कल्टीवेशन को नॉर्मली कंटिन्यू रखता है। बाहर से सीनियर सिस्टर की आवाज आती है, क्योंकि जूनियर ब्रदर उस औरत को रिकॉग्नाइज नहीं करते तो मुझे उसके मैटर में इंटरव्यू नहीं करना चाहिए। जिसपे लुई कहता है, मैंने बोला कि मैं उसे नहीं जानता। जो सुन के सामने से सीनियर सिस्टर कहती है, हाँ मैं समझ गई, फिर मिलते हैं। इतना कह के वो यहाँ से चली जाती हैं। सीनियर सिस्टर के जाने के बाद सिस्टम एमसी से कहता है, होस्ट क्या तुम उसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दोगे? सिस्टम की आवाज सुन के लुई अपनी कल्टीवेशन से अपनी आंखें खोलता है और फिर हंसते हुए कहता है, हे क्या तुम भूल गए इसने मेरी पास्ट लाइफ में मुझे कैसे ट्रीट किया था? फिर वो अपने हाथ से गला काटने वाला जेस्चर बनाता है और कहता है, और फिर मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ वो मरेगी तो नहीं। फिर हमारा सीन चेंज होता है। 2 मिनट के बाद सीनियर सिस्टर माउंटेन गेट पे आती है और रेवरेंड ली जियांग से कहती है कि मैंने इस मैटर को वेरीफाई कर लिया है, मेरे सेक्ट का डिसाइपल इसे नहीं जानता। ये सुन के तो ली जियांग भी हैरान हो जाता है। तभी सीनियर सिस्टर कहती है कि आप इसे वापस ले जा सकते हैं। जो सुन के ली जियांग हंसते हुए आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, ग्रेट डाओ सेक्ट राइचस पाथ का एक पिलर है, आखिर वो कैसे इसके जैसे डीमंस के साथ एसोसिएट हो सकता है? उसकी शकल से लालच साफ साफ टपकता जा रहा था। वो अपने घटिया हाथ चूलिंग की तरफ आगे बढ़ाता और कहता है, मैं भी फटाफट से इस डीमन को यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ, नहीं तो ये आपके नोबल ग्राउंड पे कहीं दाग ना लगा दे। और वो जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसका हाथ वहीं की वहीं फ्रीज हो जाता है। उसके हाथ को पूरी तरीके से बर्फ में कवर कर लिया गया था। ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए पीछे मुड़ता है और चिल्लाता है, हे कौन है यहाँ पर, किसकी इतनी हिम्मत? और तभी हमें दिखाया जाता है लुई की मास्टर बाई कुई लैंग अपनी टेरिफाइंग पावर्स को रिलीज करते हुए हवा में फ्लोट कर
करते हुए इसी तरफ आ रही थी और वो दूर से ही चिल्लाती है कि अपने हाथों को पीछे हटा। इस पावरफुल प्रेजेंस को फील करके ये बंदा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मन ही में सोचता है अब चीजें थोड़ी ट्रबलसम होने वाली हैं। बाई क्विलिंग अपनी ब्यूटीफुल एंड इथीरियल प्रेजेंस के साथ माउंटेन गेट पर डिसेंड करती है और बिना किसी इमोशन की झलक दिखाए लीजियांग को इग्नोर करते हुए बस चूलिंग की तरफ ही देखती रहती है। पीछे से वो सीनियर सिस्टर और उसका साथी डिसाइपल दोनों ही क्विलिंग को देख के घुटनों पे जाते हैं और उससे मार्शल आंट बाई कह के ग्रीट करते हैं, पर क्विलिंग तो इन दोनों का कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं देती और इन्हें इग्नोर करते हुए बस आगे बढ़ने लगती है। फिर वो लीजियांग के सामने आती है और चिल्लाती है कि तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। ये सुन के लीजियांग काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। वो अपने हाथ से बर्फ को तोड़ता है और इसी के ऊपर चिल्लाने लगता है, क्या अब आपका मैग्निफिसेंट ग्रेट डाउ सेक्ट अपने शब्दों से पीछे हट रहा है? राइचस फैक्शन के सेक्ट ऐसे काम नहीं करते। जो सुन के पीछे खड़ी सीनियर सिस्टर अपनी तलवार निकाल लेती है और आगे आते हुए चिल्लाती है, बदतमीज, क्या तू यहाँ ये पता लगाने आया है कि हमारी ग्रेट डाउ सेक्ट की तलवारों में कितनी धार है? पीछे क्विलिंग भी काफी ज्यादा गुस्से में अपना ऑरा रिलीज करने लगती है, पर सामने से लीजियांग भी तुरंत अपनी तलवार निकाल के फाइटिंग पोज में आ जाता है और चिल्लाता है, हाँ तो कौन डरता है, मेरी तलवार में भी जंग नहीं लगी है, चलो मैं भी दिखाता हूँ कि मेरी तलवार में कितनी धार है। ये सुन के सीनियर सिस्टर भी अपनी पावर्स को रिलीज करने लगती है और अपने ऑरा को ब्लेड्स में कन्वर्ट करते हुए कहती है कि अगर ऐसा है तो। तभी पीछे से मास्टर क्विलिंग का सबर टूट जाता है और वो अपने पावर्स को रिलीज करके हाथ घुमाती है, जिससे सीनियर सिस्टर की सारी ऑरा ब्लेड हवा में मिल जाती है। क्विलिंग के हाथ से एक एनर्जी बीम निकलती है जो सीधा लीजियांग को टच होते ही उसे बर्फ में जमा देती है। अगले पल वो बर्फ काफी ज्यादा सख्त होने लगती है और उसमें काफी सारे क्रैक्स पड़ने लगते हैं और एक धमाके के साथ लीजियांग का पूरा शरीर खत्म हो जाता है। और मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ मास्टर क्विलिंग की पावर इसीलिए इंक्रीज हो गई है क्योंकि ये भी एमसी की 8 एम्प्रेस में से एक रही हैं। पहले ये कंफ्यूजिंग लगता था पर अब हमें ये कंफर्म हो चुका है, बाई क्विलिंग एमसी की मास्टर पास्ट लाइफ में उसकी वाइफ थी जो अब पास्ट में आ चुकी हैं, पर इन्होंने एमसी को अभी नहीं मारा है क्योंकि अभी एमसी ने वो नहीं किया जिसके लिए ये एमसी से इतनी ज्यादा नफरत करती थी। वो क्या चीज है वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। यहाँ बाई क्विलिंग इसकी डेड बॉडी को इग्नोर करती है और सीधा सामने अपनी कोल्ड आइस के साथ सीनियर सिस्टर की तरफ देखते हुए कहती है कि इसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगा देना, मैं उस औरत को वापस अपने सेक्ट में ले जा रही हूँ। फिर हमारा सीन चेंज होता है एक बहुत ही बड़े से माउंटेन के ऊपर। इसी माउंटेन में बाई क्विलिंग की आवाज गूंजती है, सीनियर सिस्टर प्लीज चूलिंग को बचा लो। हमें इसी माउंटेन की चोटी पे बने एक घर को दिखाते हैं जहाँ पर चूलिंग एक बेड पे लेटी हुई है, उसके शरीर पर काफी सारे घाव हो चुके हैं। ये देखने से ऐसा लग रहा था कि ये ऑलरेडी अपनी आखिरी सांसें ले रही है। यहाँ बाई क्विलिंग चूलिंग को लेकर अपनी सीनियर सिस्टर के पास आई है। ये फीमेल सीनियर सिस्टर हीलिंग आर्ट्स में एक्सपर्ट है। जो चूलिंग को एग्जामिन करती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो इसकी चिंता करते हुए कहती है कि ये इतनी बुरी तरह से इंजर्ड कैसे हो गई है। पीछे बाई क्विलिंग चूलिंग को दया भरी निगाहों से देख रही थी और अपनी सीनियर सिस्टर का सवाल सुन के ये धीमी सांस छोड़ती है और बताती है, जब मैं इस तक पहुंची तब तक तो ये ऑलरेडी अधमरी हो चुकी थी, बस इसकी विल पावर ही इतनी ज्यादा है कि जिसकी वजह से ये अब तक जिंदगी से चिपकी हुई है। तभी वो सीनियर सिस्टर बड़ी क्यूट अंदाज में पीछे मुड़ती है और बड़ी आंख मारते हुए थम्स अप दिखाते हुए कहती है, हाँ चिंता मत करो, जब तक इसके शरीर में जिंदगी का एक स्पार्क भी जिंदा है तब तक मैं इसे जरूर ठीक कर दूंगी। जो सुन के बाई क्विलिंग कहती है कि मैं ये फेवर जरूर याद रखूंगी। फिर हमारा सीन चेंज होता है। थोड़ी देर के बाद चूलिंग अपनी आंखें खोलती है और धीमी आवाज में कहती है, यंग मास्टर। इसे जागा हुआ देख के बाई क्विलिंग उसकी तरफ आगे बढ़ती है और कहती है, लिंगर तुम जाग गई? और क्विलिंग को अपने पास देख के चूलिंग कहती है, सिस्टर बाई यंग मास्टर कहाँ है? सामने वो फीमेल मास्टर अपने पिल्स एंड एलिक्सर्स को अरेंज कर रही थी और इन दोनों की बातें सुन के ये अपने कान खड़े कर लेती है और इनकी बातें सुन के वो मनी मन सोचती है, सिस्टर एक लोली सर्वेंट गर्ल की इतनी हिम्मत जो क्विलिंग को अपनी सिस्टर बुलाए। वो काफी ज्यादा हैरानी से पीछे मुड़ के क्विलिंग के रिएक्शन की तरफ देखती हैं, पर क्विलिंग तो सिस्टर वाले शब्द पे ज्यादा ध्यान भी नहीं देती और आगे बढ़ते हुए थोड़ी निराशा भरी आवाज में कहती है कि लुई अब भी सिक्लूडेड कल्टीवेशन के बीच है, वो अभी बाहर नहीं आया। पर ये सुन के तो चूलिंग का चेहरा खिल उठता है और बड़ी खुशी से वो कहती है, देन क्या यंग मास्टर ने मुझे बचाने के लिए सीनियर बाई को बुलाया? बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर बाई, पर मुझे फटाफट जाके उन्हें ढूंढना होगा। तो बाई क्विलिंग आगे बढ़ते हुए इसे रोकती है और कहती है कि यहाँ ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है, अभी अपने घावों को हील करने पर फोकस करो, शायद जब तक तुम हील होगे तब तक लुई भी अपने सिक्लूजन से बाहर आ जाएगा। जो सुन के चूलिंग काफी ज्यादा जोश में जाती है और चिल्लाती है कि मुझे सबसे पहले जाके यंग मास्टर से माफी मांगनी होगी, मैंने इतने ज्यादा समय तक उन्हें मिसअंडरस्टैंड किया, मुझे अब जाके पता चला कि वो मुझे फोर्सफुली हत्याना नहीं चाह रहे थे, वो तो बल्कि मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। सिस्टर भाई शायद हम सबने ही उन्हें मिसअंडरस्टैंड कर लिया। पर जब सामने खड़ी फीमेल मास्टर इस गॉसिप को सुनती है तो उसके कान और भी ज्यादा खड़े हो जाते हैं, उसका चेहरा शर्मीले ख्यालों के कारण लाल पड़ने लगता है और वो मनी मन सोचने लगती है, क्या फोर्सफुली हत्याना चाह रहे हैं हमें? हे भगवान, ये क्या क्या सुन लिया मैंने? आखिर मुझे किस तरह के मैसिव घोटाले का पता चल गया है? पर
पर यहाँ गलती हो जाती है कि वो अपने उत्साह को ज्यादा थम नहीं पाती और बाई क्विलैंग ये नोटिस कर लेती है। पर क्विलैंग को खुद की तरफ देखने के बावजूद वो यहाँ से जाती नहीं, बल्कि वो पीछे मुड़ के बस अपना काम करने लगती है और इनकी बातों को दोबारा सुनने लगती है, जो सुन के बाई क्विलैंग इरिटेट होने लगती है और सीधा इसकी तरफ मुड़ के इसे मुंह पे ही कहने लगती है सीनियर सिस्टर। वो इसके कंधे पे हाथ रखती है, जिससे सीनियर सिस्टर का चेहरा और भी ज्यादा लाल पड़ने लगता है और पीछे से क्विलैंग कहती है, क्या आप थोड़ी देर तक बाहर जाने की थोड़ी सी परेशानी कर सकती हैं? मैं लिंगर के साथ कुछ मैटर प्राइवेटली डिस्कस करना चाहती हूँ। ये सुन के सीनियर सिस्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, फिर एकदम से वो खुद को संभालती है और काफी ज्यादा शर्माते हुए मुस्कुराने लगती है और आगे बढ़ते हुए गेट के पास जाके बाय बाय करने लगती है और कहती है, ऑल राइट, मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ, तुम दोनों पूरा जी भर के बातचीत करो। सीनियर सिस्टर के जाने के बाद क्विलैंग चुलिंग की तरफ मुड़ती है और उनसे कहती है, लिंगर आज के बाद से मुझे सिस्टर बाई कह के मत बुलाना, तुम मुझे सीनियर बाई कह के बुला सकती हो। जो सुन के चुलिंग सर हिलाती है और सामने से क्विलैंग कहती है, पहले के समय में जब केओस यीन पॉइजन मेरे शरीर में फैलने लगा था तो लुई ने उस अनअवॉइडेबल काम का इस्तेमाल करके मेरी जान बचाने का नाटक किया। जो सुन के चुलिंग मनी मन सोचती है, क्या इनका मतलब क्या है अनअवॉइडेबल एक्ट से? तभी यहाँ बाई क्विलैंग नोटिस करती है कि पीछे से सीनियर सिस्टर अब भी गेट से चिपके हुए हमारी बातें सुन रही है। जो सुन के काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और गुस्से में अपने पावर्स को रिलीज करते हुए कहती है, फिर एकदम से अपनी पावर से सीलिंग फॉर्मेशन बनाती है और इस रूम को पूरी तरफ से सीलिंग फॉर्मेशन से कवर कर लेती है। हमें बाहर इनकी सीनियर सिस्टर को दिखाते हैं जो बड़े ही ध्यान लगा के इनकी बातें सुन रही थी। तब एकदम से गेट के आगे एक फॉर्मेशन बनती है जो पूरे के पूरे रूम को लॉक कर देती है, जो देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और मनी में सोचते हैं, ये मेरा रूम था और तुम लोगों ने मुझे ही बाहर निकाल के इसे अंदर से लॉक कर लिया। पर फिर भी वो हार नहीं मानती और अपने इस गॉसिप की आदत से लाचार उस फॉर्मेशन पे कान लगा के सुनने की कोशिश करती है और फिर सोचती है, हाँ मुझे कुछ भी सुनाई क्यों नहीं दे रहा है, क्या ये किस तरह की फॉर्मेशन है? फिर जब उसे रियलाइज होता है कि ये एक लॉकिंग फॉर्मेशन है जो पूरी तरह से आवाज को ब्लॉक कर लेती है, तो इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन के मारे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाती है, डैम इट, आखिर ये किस तरह का धरती हिला देने वाला घोटाला था जो एक्चुअली इसने मुझे भी यहाँ से ब्लॉक कर दिया। इसके ऐसे फ्रस्ट्रेशन भरे सीन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अब ये कहानी थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है ना? तुम लोगों को कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा हाइप भी कर लेना। 5000 लाइक्स का टारगेट दे रहा हूँ, जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर देना। अब हम मिलते हैं तुमसे इसके नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय बाय।